ये एक्चुअली में 4 इफेक्ट हमने पढ़े क्यों हैं, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। इसमें चौथा इफेक्ट आज पहली बार सुनेंगे आप, जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया। रेजोनेंस, हाइपरकॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, फ्री मेसोमेरिक इफेक्ट, कुल मिला के आपके पास ये 4 इफेक्ट है। ये क्यों पढ़ते हैं हम, ये इफेक्ट काम कहाँ आते हैं? ओनली एंड ओनली टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी आज की डेट में, और अगले चैप्टर्स में कुछ कुछ और भी आते जाएंगे। बट 80% मेरे को ये इफेक्ट यूज करने हैं। इंटरमीडिएट कौन सा बनेगा, ये कीजिए, राइट। इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी 80% रोल इनका ही है, बाकी 20% रोल अगले साल आएगा, इस साल नहीं आएगा। तो अब मेरे को पता लगता है कि एप्लीकेशन ऑफ ऑल इफेक्ट इज एक्चुअली नथिंग बट स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। तो अब मैं आज की क्लास शायद सिर्फ कार्बोकेटाइंस पे जाए। अगर आपने सपोर्ट किया तो मैं कार्बोएनाइल्स और बेनिफिट ले लूंगा, नहीं तो मेरे पास अगला लेक्चर है, डोंट वरी, राइट, वो भी हो जाएगा। तो ये 4 इफेक्ट्स हैं। फ्री मेसोमेरिक इफेक्ट को हम एक शॉर्ट फॉर्म में इस्तेमाल करने वाले हैं, एफएमई। अब आपके पास ऐसे केसेस आएंगे जहां एक ही साथ 3-3 इफेक्ट अप्लाई हो रहे हैं। अब तक मैं नहीं ला पाई। आप किसको तवज्जो देंगे, किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे और किसको लीस्ट इंपॉर्टेंस देंगे, उसका ऑर्डर मैं आपको बता। एफएमई इज गॉड। इसके आगे किसी और चीज को अगर आप लाते हैं तो वहीं पे क्वेश्चन डेड है। देन कम्स एफएमई। एक्चुअली रेजोनेंस ही है, लेकिन किसी को एफएमई वर्ड नहीं भी पता, सिर्फ रेजोनेंस पता है, तो वो ऑलरेडी इन। रेजोनेंस हम कहते हैं कि इंटरमीडिएट है और ये जनता है, राइट। सबसे कम वैल्यू अगर कहीं पर किसी की है तो वो आम जनता की। इंडक्टिव इज भीड़। इसको तब देखेंगे जब ऊपर के तीनों में से कोई भी नहीं है, वरना देखने की भी जरूरत नहीं है। पहली 3 स्लाइड मैं कराऊंगी, 3 या 4, उसके बाद आप जो ऑर्डर देंगे हम उसको पोस्टमार्टम करेंगे और करेक्ट ऑर्डर नीचे होगा। तो 3 स्लाइड के सारे ऑर्डर मैं कराऊंगी, चौथी से आपका काम शुरू, एंड देन लेट्स सी आप कहां पहुंचते हैं। सो ये मेरी आज की क्लास है। अब सबसे पहली चीज, क्योंकि मेरा आज का लेक्चर मेनली जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ये सारा 12th में लेके जाना है, तो कौन से इफेक्ट्स को यूज करना है वो लिस्ट मैंने आपको पीछे दी। इन चारों को, चारों एक साथ भी मिल सकते, 3 तो एक साथ दूंगी ही दूंगी। अब आता है कार्बोकेटाइन में, भाई स्टेबिलिटी के लिए लॉजिक क्या चल रहा है, स्टेबिलिटी के लिए देखो ढूंढना क्या है। अगर तुमने सिर्फ इतने हिस्से को याद रखा, यू आर इन द टॉपिक, गलती होगी कोई बात नहीं, कंफ्यूज होते रहेंगे, वो चलेगा। बट इफ यू रिमेंबर दिस लाइन, यू आर इन टू द टॉपिक। व्हाट? चार्ज इज पेन। जितना डीलोकलाइज होगा, फैलेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, उतना वो इंटरमीडिएट ज्यादा देर तक बन पाएगा, या खुशी से बनेगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं। वो इसीलिए जल्दी बन रहा है क्योंकि उसका मतलब बॉन्ड कोई टूटता है। आप देखिए, अब आप अगले चैप्टर्स में तो बॉन्ड ही तोड़ेंगे। बॉन्ड कौन सा टूटेगा जल्दी और कौन सा टूटेगा लेट, ये है अगले चैप्टर के क्वेश्चन। आप कहोगे 3 ऑप्शन है जी, तीनों में पूछा है किसका बॉन्ड जल्दी टूटना है। जिसके टूटने पे टर्शरी कार्बोकेटाइन बन रहा है वो जल्दी टूटेगा, क्योंकि उसको टूटने में कुछ तो दिख रहा है, मैं थोड़ा तो स्टेबल होऊंगा। और प्राइमरी, जहां पे टूटने पर प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, वो टूटने को मानेगा ही नहीं, उसके लिए मुझे बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, बेटा टूटो। वो नहीं टूटेगा, मैं आगे जाके क्या करने वाला हूँ, प्राइमरी कार्बोकेटाइन कोई नहीं डीलोकलाइजेशन मिलना, इतना पेन होगा, मैं वापस आ। तो जो बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लग रही है, मतलब पक्का उसका इंटरमीडिएट जो है कमजोर है। हमारा पढ़ने का तरीका रिवर्स होगा। जो इंटरमीडिएट कमजोर है उसके बॉन्ड को तोड़ने में तुमको फौज लगा। जिसका इंटरमीडिएट स्ट्रॉन्ग स्टेबल है वो खुद ही टूट जाएगा, उसके लिए तुम्हें कोई सामान नहीं लाने की जरूरत। दिस इज माय कंप्लीट क्लास स्टूडेंट। ऑर्गेनिक कि प्राइमरी अल्कोहल जल्दी रिएक्ट, लैब में टेस्ट करने जाएंगे हम, 3 टेस्ट ट्यूब होंगी, क्लास 12 एनसीईआरटी। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, आइडेंटिफाई किसमें कौन सा, तीनों ट्रांसपेरेंट लिक्विड है। तीनों में आप एक एक चीज डालोगे, एक ही चीज तीनों में डालोगे, और क्या बताओगे, टर्शियरी अल्कोहल में टर्बिडिटी, टर्बिडिटी होता है कर्डी मास, दही जैसा दिखने वाला मास जो टेस्ट ट्यूब में फंस जाता है। टर्बिडिटी इसमें इमीडिएट आ गई, इसमें टर्बिडिटी आने में 5 मिनट लगे, इसमें टर्बिडिटी 5 मिनट बाद भी नहीं आई। तो टर्शरी अल्कोहल जल्दी रिएक्ट करेगा इस रिएक्शन में। क्यों रिएक्ट करेगा? क्योंकि इसका इंटरमीडिएट टर्शरी कार्बोकेटाइन था, और हम जीओसी +1 में पढ़ के आए हैं कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल व्हेन इट इज टर्शरी। इसीलिए ये टपाक से बन गया। मैं उस टेस्ट ट्यूब को अलग कर दूंगी, जो टर्शरी अल्कोहल इसमें था, सेकेंडरी इसमें था, प्राइमरी इसमें। ये पहला चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक ऑफ 12th का फर्स्ट डिस्टिंग्विश टेस्ट है, लैब रिएक्शन।
तो अगर मेरे को उस दिन कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी नहीं पता, आई कैन नॉट अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। तो कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी में मुझे सिर्फ एक बात याद रखनी, जितना ज्यादा चार्ज डीलोकलाइज उतना ज्यादा स्टेबल। कार्बोएनाइन में भी जितना ज्यादा चार्ज डीलोकलाइज उतना ज्यादा स्टेबल। फ्री रेडिकल में भी वो जो डॉट है जितना घूम के आएगा उतना वो खुश रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब आपको मैं नॉर्मल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी नहीं दे रही, वो आप लोगों ने कर दिया, उसी के नंबर आए टेस्ट में, बाकी में तो गलती की है आपने। अब मैं सीधे मर्ज कर रही हूँ सारे इफेक्ट्स को। तो पहले 4 स्लाइड्स एज पर कमिटेड मेरी तरफ से। अब मैंने आपको ये 3 कार्बोकेटाइन दी। सबसे पहली चीज आप बच्चे क्या देखते हो जो नहीं देखना आज से, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, बस ये देखना बंद कर दीजिए प्लीज। प्राइमरी सेकेंडरी देखना बंद कर दीजिएगा। जहां पर है ही सिर्फ एक डिफरेंस की हाँ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, वही देखोगे, और वो मैं सब्जेक्टिव में छोड़ आई। ठीक है, एक आधा लड्डू क्वेश्चन आ गया, किस्मत की बात। अब यहां पर मैं 2 सेकेंडरी देख रही हूँ और 1 प्राइमरी देख रही हूँ। अब से आपने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पे जवाब नहीं देंगे तो 100% उल्टे जाएंगे। कोई और इफेक्ट ना मिले तब बात अलग। अब मेरे को देखना है किसमें चार्ज ज्यादा डीलोकलाइज होता है। एक है सी, क्या इसके अंदर कॉन्जुगेशन है पॉजिटिव चार्ज के साथ? मैं रेजोनेंस बना नहीं रही अभी, मैं सिर्फ पूछ रही हूं क्या इसके अंदर कॉन्जुगेशन है? पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल डबल है कॉन्जुगेशन। तो कैन आई से ये आ जाएगा इसको हेल्प करने, उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा? कोई बात नहीं, मैं हूं, यानी पॉजिटिव चार्ज यहां से लेकर यहां तक डीलोकलाइज हुआ। कैन यू नेम number how many carbons will share this अकेला positive charge? 1 2 3 4 5। मुझे नहीं पता 3 आवाज क्यों आई, गलत है। जब मैंने आपको पूरा दिखा दिया यहां से लेके यहां, मतलब 6 में से एक ही तो छोड़ा, 5। इसका कॉन्फिडेंस लाइए। 6 का इंटीजर टाइप में क्वेश्चन मिलने वाले। सिंपली नीट में आप देखोगे मैक्सिमम डीलोकलाइजेशन किसमें है और कितना। 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, तो 3 2 अब नहीं गलती, बहुत स्लो चल रही है। तो कितने कार्बन पे डीलोकलाइज है ये? 5। ठीक है, अगले में कॉन्जुगेशन है सायांश ध्रुव, कहाँ है, किधर है कॉन्जुगेशन? बनवाओ, मेरे बोलने के तरीके पे मत जाना, मैं पिछले एक हफ्ते की एनर्जी लगा रही हूँ। ठीक है, मुझे तो कोई कॉन्जुगेशन नहीं दिख रहा किसी के साथ भी। और मेरा कॉन्जुगेशन देखने में इंटरेस्ट एरिया क्या है? कार्बोकेटाइन पॉजिटिव चार्ज, जो मेन पेनफुल चीज है। 2 सिंगल आ गए, 2 सिंगल आ गए, सॉरी सिंगल ही सिंगल आ गए, कोई रेजोनेंस नहीं। इसको डीलोकलाइज करने के लिए रेजोनेंस तो नहीं है। सबसे पहले मैं क्या देखती हूँ, एफएमबी तो अभी मेरे डिक्शनरी में ही नहीं आया, रेजोनेंस नहीं है। फिर क्या देखती हूँ उस पर? हाइपरकॉन्जुगेशन। अनुष्का, हाइपरकॉन्जुगेशन होगी इसमें, से याद दिलाई होगी। कितने अल्फा एच? 4। अगर आप यहां पर देखो 1 2 3 4 4, और मैं आपको बता के आई हूँ हाइपरकॉन्जुगेशन रेजोनेंस से पीछे आता है। चलिए वो भी होगी बात। अच्छा मैंने लिखी रखा है, सॉरी मेरे को दिखा नहीं। तो इस पे 4 अल्फा एच है हाइपरकॉन्जुगेशन। रेजोनेंस बड़ा है कि हाइपरकॉन्जुगेशन? रेजोनेंस। आंख बंद करके ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल। तीसरा आखिरी में इस पे क्या है? कॉन्जुगेशन तो है ही नहीं, और क्या है गुनीश? हाउ मेनी पड़ोसी हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन? 1 अकेला है। इसमें भी हाइपर है हाइपरकॉन्जुगेशन, बट ओनली ड्यू टू 1। अभी पहली 2-3 स्लाइड पे सब कुछ लिखा मिलेगा। अगर मैं आपको बोल के आपसे पूछ रही हूँ, एक ही पर्पज है, यहाँ आया के बस। तो सबसे कम स्टेबल वो होगा जिसमें हाइपरकॉन्जुगेशन 1। इसमें कितनी हाइपरकॉन्जुगेटेड फॉर्म? 4। अदर देन दिस टोटल तो 5 होंगी, अदर देन दिस। और इसमें नो कंपैरिजन, रेजोनेंस इज वेरी बिग फॉर मी। रेजोनेंस हमारे लिए यहाँ पर बॉस है। इसके आगे तुम बाकी चीज लाओगे कि भाई इसमें भी हाइपरकॉन्जुगेशन है, गिनो। और क्यों गिनूं? जब रेजोनेंस है तो मैं क्यों गिनूं? बस ये सीखना है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना। ऑर्गेनिक के ऐसे क्वेश्चंस को करने का, कंपैरिजंस को करने का एक ही तरीका है, नीचे इफेक्ट लिखते जाओ बस। आर इफेक्ट, आई इफेक्ट। अच्छा, इसको रेजोनेंस इफेक्ट को आर इफेक्ट ही बोलूंगी मैं, आर से आई वो आप समझ लोगे। तो इन 3 कार्बोकेटाइन में कौन सा ज्यादा स्टेबल है, मैंने ऑर्डर भी बता दिया। आई होप यहाँ दिक्कत नहीं आई। ये सिर्फ सिखा रही हूँ कि रेजोनेंस आए तो बाकी चीजों को साइड में करना है। चलिए
अब अगले क्वेश्चन में मैं कुछ कुछ टर्म्स जो कि मैंने बेंजल बेंजाइल बेंजो बता दिया था, लेकिन उसमें आपसे गलतियां नहीं करवाई थी, 12th भरा पड़ा है इनकी से। तो मैं आज और अगले लेक्चर में इन्हीं की प्रैक्टिस भी आपको दूंगी। ये बेंजल क्या था, बेंजाइल क्या था, बेंजो क्या था, मेसिटाइलिन क्या था, डाइलिन क्या था, टोलुइन क्या था, मैं इसकी और प्रैक्टिस साथ साथ खींचूंगी आज। अब अभी नाम पे मत जाना थोड़ी देर बाद। ये जो मैंने ब्लू से लिखा है ये मैं इसलिए लिखती हूँ कि मैं भूल ना जाऊं बताना। बेंजाइल की उतनी प्रैक्टिस नहीं, सिर्फ 3 कार्बोकेटाइन पे जाए। योशिता, पहले वाले में क्या रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन है? बिल्कुल है। और कितने कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज होगा? 3। ये इधर गया, इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा, तो फिर ये भी तो हो जाएगा। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है? चलते जाओ, एक डबल बॉन्ड होता तब तुम 3 कैसे? कितने कार्बन पे? 6। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। नो, 7वां वो भी तो है जिसका है, यहां से शुरू हुआ और यहां तक आया, 7 कार्बन तक डिलोकलाइजेशन रेजोनेंस का। तो मैंने यहां दिमाग में रख ली भाई ये रेजोनेंस है। क्या अगले में है रेजोनेंस? Shagun, how many total carbons are sharing this positive charge due to resonance? 13। अगर आप देखो तो सब लोग ये 13 कैसे हुआ? समीर, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये तो हो गए 7। इसके भी 6 और, यानी कि ये 7। 7 में एक कॉमन हो गया, 7 7 में, तो मैं एक एक ही बार गिनूंगी इसको। हाउ मेनी कार्बन? 13 कार्बन। डिलोकलाइजेशन ज्यादा है, ओके। उससे अगले में आऊं भाई, 6 6 12 और 6 18 तो है ही, और एक वो खुद कार्बन, 19 कार्बन का डिलोकलाइज। इसको कोई 19 कार्बन कह दे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछे मुझे नहीं पता। इसको कोई एक्सटेंडेड रेजोनेंस कह दे, चला ही जा रहा है चला ही जा रहा है। 3 3 बेंजीन रिंग जिसके साथ लगे हैं उसको कोई क्या कॉम्पीट करे? अब इसमें कोई ये कहे ये ज्यादा स्टेबल क्यों है जी, ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, क्वेश्चन की इंसल्ट है उसमें। मतलब तुमको इसमें भी अगर टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी दिख रहा है तो रेजोनेंस को तो कवर होती है। इसमें ज्यादा डीलोकलाइजेशन है ड्यू टू 3 3 रिंग जो कि इसमें रेजोनेंस की वजह से डीलोकलाइज कर रहे हैं उसके पॉजिटिव चार्ज को। यहाँ 2 रिंग, यहाँ पर 1। ठीक है, चलिए ये भी आपको आ गया। अब मैं जब तक आप लोग नोट कर रहे हैं, जब तक आप समझ रहे हैं, एक चीज और बताना चाहूंगी, इसको याद करना पूरी 12th में हर दिन ऑर्गेनिक में ये चीज आपको दर्द देगी अगर आप बेंजाइल वर्ड नहीं समझ। बेंजीन रिंग के साथ जो कार्बन लगा है उस लोकेशन को कहते हैं बेंजाइल कार्बन। इतने पास्ट ईयर भरा पड़ा है नीट और जेई में, ये लंबा सा स्ट्रक्चर दे देंगे जिसमें 6 से 7 रिंग होंगे और पूछा जाएगा इसमें बेंजाइलिक पोजीशंस कितनी है। सिर्फ बेंजाइलिक पोजीशन गिनवाने में जान निकल जाती है बच्चों की। ये पोजीशन को क्या कहते हैं? बेंजाइलिक लोकेशन पोजीशन। बेंजीन रिंग के साथ लगे कार्बन को सिर्फ आज के बाद आपने ध्यान क्या देना है, ये बेंजाइल है। बेंजीन रिंग के साथ एक कार्बन लगा हुआ है, इट इज बेंजाइल लोकेशन। नाम नहीं दे रही मैं, कॉमन नेम नहीं दे रही प्लीज, इट इज बेंजाइलिक लोकेशन। ये वो नहीं है बेंजाइल बेंजल बेंजो, नो, इस लोकेशन को बोल दिया गया बेंजाइलिक। ये भी बेंजाइलिक लोकेशन है, ये भी बेंजाइलिक लोकेशन है, ये भी बेंजाइलिक लोकेशन। मैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी की परवाह नहीं कर रही, तीनों कार्बन बेंजाइलिक कार्बन है। लेकिन इसके साथ एक बेंजीन रिंग, इसके साथ 2 बेंजीन रिंग, इसके साथ 3 बेंजीन। बेंजाइलिक पोजीशन आपको ध्यान रखनी, रीजन वही है, राइट। अब आप स्टेटमेंट्स थोड़ी थोड़ी बदलती देखते जाएंगे आप। आई होप इट इज नोटेड, जो लोग नोट कर रहे हैं, जो नोट नहीं करना चाह रहे, आई डोंट माइंड एट ऑल। ये सारे के सारे आप घर भी जाके बना सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब जितना कंटेंट देना है पहले 3 स्लाइड 4 स्लाइड में, उसके बाद हम ट्रेंड अरेंज करते रहे। मैंने एलाइलिक पोजीशन नहीं शुरू किया क्योंकि आपको बता रही हूँ सारी क्लास 12 है, 11th का मैं टेस्ट लेके क्लोज कर चुकी हूँ। दिस पोजीशन इज एलाइलिक। क्या मतलब है इसका? सी डबल बॉन्ड सी के पड़ोस वाली लोकेशन को एलाइलिक लोकेशन कहते हैं। अगर मैं तुमसे पूछती इन दोनों कार्बोकेटाइन में से कौन सा ज्यादा स्टेबल, बता देते क्यों? रेजोनेंस। तो मेरे को ये एग्जांपल भी देना था, लेकिन क्या घिसा पिटा एग्जांपल क्यों दूं? अच्छा एग्जांपल अगर मुझे देना है, कुछ अच्छा कंटेंट देना है, तो मेरे को लगा मैं नाम दे दूं यहाँ पे।
ये आपने मेरे को बता देना था भाई, इसमें कौन सा फिनोमिना लग रहा है डीलोकलाइजेशन के लिए, इसमें लग रहा है रेजोनेंस। ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज यहां तक आ रहा है, यानी कि इट इज डीलोकलाइज्ड ओवर 3 कार्बन। यही लिखा मैंने रेजोनेंस, जो कि बाहर से किसी ने शायद लाइन बंद की है, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं, ये गई है मेरी। गॉट जी। सो इसमें क्या लग रहा है, अब ये लिखे मैं दे रही हूँ, थोड़ी देर में देना बंद कर दूंगी। हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस में किसको बॉस मानती हूँ, डोमिनेट्स ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन। कहने को दोनों के दोनों प्राइमरी कार्बोकेटाइन। क्लियर हो गया। यहां अभी आदत डाल रही एट अ टाइम ए इफेक्ट की। अब आगे के ट्रेंड्स में फिर देखते हैं। ये है प्राइमरी टर्शरी अकेला, इसमें मैंने 2 टर्शरी नहीं दिए, 2 प्राइमरी नहीं दिए, तो झंझट नहीं हुआ आपका। ये इसमें कोई प्राइमरी और टर्शरी के हिसाब से भी दे सकता है, राइट। एसर्शन में मेरे को कह देंगे ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस कार्बोकेटाइन, एसर्शन। रीजन में क्या मिलेगा, इसकी हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म ज्यादा है, इसकी हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म कम है। कैन यू काउंट अनन्या, इसकी हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स कितनी? अब मैंने लिखना इन्फॉर्मेशन को बंद किया हुआ, 7। इज शी करेक्ट? बाकी क्लास बताए भी, हम वेटिंग। अनहर कितने हाइपर अल्फा एच बता दो फॉर्म्स में, बता। 6। कोई बात नहीं, इस मैंने इसका पूछा है, सॉरी, ये है पॉजिटिव चार्ज, 3 तो यही रहे, राइट। अल्फा कार्बन अगर आप लोकेट कर गए तो गेम इज ऑलरेडी ओवर। एक ये अल्फा, एक ये अल्फा, एक ये 3 4 5 6 7 7। और इसमें कितनी है, सोच के देखिए। हेलो, तो वहां आप ये नहीं कहोगे रीजन मैम ने बताया था सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। कम ऑन, या टर्शरी, ये साइड में रख देना, हो गया जीओसी का सब्जेक्टिव। हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म पे ज्यादा पकड़ा जाएगा, ठीक है। चलिए, अब ये तो थे एट अ टाइम एक ही इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है एक फॉर्म। अब एक ही फॉर्म में मोर देन वन इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है, तब मैं कैसे करूंगी उसको समझते। तो ई, ऑप्शन ई, मतलब पार्ट ई पे आऊं। दोनों कार्बोकेटाइन देखना, दोनों मैंने प्राइमरी दी है, झंझट ही खत्म कर दिया। और दोनों में शायद कॉन्जुगेशन नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस आते ही क्या होता है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होता। रेजोनेंस मिल जाएगा तो आपका आंसर सही होगा। मुझे वो जनता जो है ना, जो मैंने जनता बोली है हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव, तुम उसमें गलती करोगे, रेजोनेंस में गलती का स्कोप ही नहीं है। रेजोनेंस है तो तुमने बता देना ये ज्यादा स्टेबल है। गलती कहाँ होनी है, जहां रेजोनेंस नहीं है वहां में क्या तो करवाने वाला एग्जामिनर वही गलती कराएगा। चेक हाउ, ये दोनों प्राइमरी है, दोनों में हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स बताओ कितनी। सब वैसे उसी से आ रहा है, क्यों मैंने उसको ज्यादा स्टेबल बताया। आंसर तो मेरा इसी से आ रहा है। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है, बट कितनी हाइपर कॉन्जुगेशन है, 2। यहाँ कितनी हाइपर कॉन्जुगेशन है, 1। ठीक है, लेकिन मेरे को एक और इफेक्ट घुसाना शुरू करना है आपके लिए। सपोज यहाँ पे मैं कुछ, अब वो थोड़ा जल्दी है, चौथी पांचवी उस पर आ जाएगा, वो भी मैं कुछ चेंज नहीं करना चाहती, लेकिन क्या मेरे को इसको भी देखना चाहिए। लेट मी चेक। यहाँ अगर ये 2 और 1 की चॉइस मेरे पास ना हो, मैंने दोनों ही केसेस ऐसे बना दिए होते जिसमें एच ना दिया होता, नो हाइपर कॉन्जुगेशन, तब किस पे आंसर आता। लेकिन जब दोनों है तो किस पे आंसर देना चाहिए वो पकड़ के हाइपर कॉन्जुगेशन से आंसर मेरा आ गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। लेकिन एक चीज और जो आपके दिमाग में आनी शुरू होनी चाहिए, वो क्या, कि क्लोरीन क्या करेगा। सबसे पहला इफेक्ट मैंने आपको पढ़ाया प्रॉपर में, इंडक्टिव। क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, ऑर्गेनिक में इसको इंडक्टिव कहते हैं। ये क्या करेगा, वो एरो अगर आपको याद हो तो अपने पर क्या चार्ज लाएगा, पार्शियल नेगेटिव। यहाँ क्या देगा, पार्शियल पॉजिटिव। इसको क्या देगा, वेरी वेरी स्मॉल। चेक एवरीवन, इंडक्टिव इफेक्ट की कोई एप्लीकेशन नहीं कराई मैंने। आप वेट कर रही थी आज का इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन कराऊं क्या। यहां आया वेरी स्मॉल नेगेटिव, वेरी स्मॉल पॉजिटिव। यहाँ क्या है, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव। ये तो पेन देना शुरू कर दिया इसको, क्या करना शुरू कर दिया, फॉर द फर्स्ट टाइम लोकलाइज। अब तक क्या देख रहे थे, डीलोकलाइज। अब क्या कर रहे हो, सिर्फ हाइपोकॉन्जुगेटेड फॉर्म अगर मैं कुछ भी करके सीन दे देती, कुछ भी करके मैं दे सकती थी। यहाँ पर ये H3 हटा के सिर्फ एक H2 लिख देती। मेरे लिए क्या करना था, मैं 2 मिनट के लिए रब कर रही हूँ। मुझे अगर आपको हाइपोकॉन्जुगेटेड पे लाना ही नहीं है, ये दे देती,
अब तो दोनों में हाइपोकॉन्जुगेटेड फॉर्म बराबर ही चेक कर लो, फिर किस पे आंसर देते, फिर देते इंडक्टिव पे। दैट इज माय मीनिंग ऑफ व्हेन मोर देन वन इफेक्ट डिसाइड्स एक्चुअली। क्योंकि तुमको जो दिख रहा है हाइपोकॉन्जुगेशन वो तो बिल्कुल सेम हो गया। अब किसने डिसाइड कर दिया उस केस में, अगर अगर मैंने भी 2 मिनट लिमिट आया है, तब क्या होता है यहाँ पर, इसकी भी दो हाइपोकॉन्जुगेटेड फॉर्म है, इसकी भी दो हाइपोकॉन्जुगेटेड फॉर्म है। हाइपोकॉन्जुगेशन से आंसर नहीं आना चाहिए, आंसर किससे आना चाहिए, वो जो जनता थी इंडक्टिव। ये लोकलाइज कर रहा, लोकलाइज करने का मतलब है अनस्टेबल करना। गुड एग्जांपल इज दिस, जिसमें तुम हाइपोकॉन्जुगेशन पे भी सेम आ जाओ, दोनों में दो दो हाइपोकॉन्जुगेटेड फॉर्म है, लेकिन एक इफेक्ट जिसको मैंने जनता मान रखा था, सबसे कमजोर मान रखा था, उसने आके मेरे को डिसाइड करके दी। तो दिस इज हाउ आई कैन चेक अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ एनी कार्बन। अब चेक, डू यू एग्री? मैंने अभी तक इसमें, हाँ जी, अभी तक मैंने इसमें ऑर्डर नहीं दिया है, आप चाहे नोट करें चाहे आप ऑर्डर दें, मैं वेट करें। क्या चाहिए, तो कितना कर ही दिया है, इसके ऊपर लिख दो केमिस्ट्री, नहीं पीसीएम होना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक है। हम क्लास 12 का पीसीएम टेस्ट जो लेते हैं, सभी लोग लेते होंगे, जस्ट टू इन्फॉर्म यू, उसको हम एक रियल साइट पे ऑर्गेनाइज कराते हैं, रियल सेंटर। रजिस्ट्रेशन, उनको एडमिट कार्ड मिलेगा, वो रियल सेंटर पे मॉक एक सेंटर पे जाएंगे, वी आउटसोर्स दिस, और वहां पे इन्विजिलेटर, एडमिट कार्ड का चेकिंग रूम, सब कुछ हम नहीं होंगे वहां, वहां वही लोग होंगे, एंड दे काइंड ऑफ गिव यू दैट रियल फील। इफ यू पीपल नीड और वांट, हाउ मेनी ऑफ यू, स्लोक लो बता देना, जनवरी एंड में मैं आपका भी रियल साइट वाला कराना चाहता हूं, कि आप घर से 1 घंटा पहले निकलें, उस सेंटर पे जाएं, कंप्यूटर लैब्स ऑब्वियसली जो बैंक्स वगैरह की होती हैं, बाकियों की होती हैं, वी ऑर्गेनाइज देयर। अगर आप लोगों में से कुछ होंगे लोग इंटरेस्टेड, आई लास्ट यू पीपल, those who are interested should go to a real center for online, बिल्कुल वैसा स्क्रीन होगा जैसा जेई का होता है, जैसे उसकी हैंडलिंग होती है वैसे ही सरकारी बेंचेस होंगी, कंफर्टेबल वाली नहीं होगी, कहीं से कील भी निकल रहा होगा, कीबोर्ड हिल भी रहा होगा, माउस भी लूज होगा, वो सब कुछ का रियल फील हम देते हैं 12th वालों को, जितने भी मॉक कहें। तो 11 जनवरी को मैं जैसे 12th वालों का ले रही हूँ, अप्रैल अटेम्प्ट की तो बहुत ज्यादा लेंगे, अभी तो हम 2 ही लेंगे रियल साइट पे, कि वहां जाके कैसा होता है, रफ पेज मांगने पड़ते हैं। आप पानी अगर बीच में पीना चाहते हो तो हाउ मच टाइम इट टेक्स, आपको बीच बीच में इन्विजिलेटर साइन कराने आता रहेगा, हाउ डू इट वेस्ट योर टाइम, हाउ टू मैनेज दैट। तो वो हम 12th का कराते हैं, उसकी कॉस्ट होती है पर मॉक टेस्ट 300 रुपीज फ्रॉम यू। उसमें हम बीच में नहीं आते, एक क्यूआर कोड आपको दिया जाता है, उसमें जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है, वहीं आपको पे करना है, और वही लोग इन्विजिलेशन करेंगे, सब कुछ वही लोग करेंगे, ऑन स्पॉट आपको आपकी रैंक और नंबर मिल जाएंगे। बिट्स में ऐसे ही होता है, बिट्स पे लाने में क्या होता है, जैसे ही आपने पेपर सबमिट किया सामने आपके नंबर आ जाता है, रैंक तो नहीं आती बट सामने आपके नंबर आ जाते हैं, क्योंकि वो ऑटोनॉमस बॉडी है। तो 2 अटेम्प्ट होते हैं, बिट्स के 2-3, तो सामने आपके नंबर आ जाते हैं, हमें पता होता है इतने में से इतने आए तो हम किधर हैं, वो हम आपको ग्रूम करके भेजेंगे। सो वी ऑलवेज डू, बट रियल मॉक किसी और सेंटर पे कोई और नहीं ले पा रहा है अब तक, मुझे नहीं पता क्यों नहीं ले पा रहे, सभी लोग अभी ऑफलाइन ले रहे हैं। जो भी पीसीएम टेस्ट हो रहे हैं आपके पेन पेपर हो रहे हैं, आपका कंप्यूटर लैब वाला नहीं हो। तो इट इट क्रिएटेड अ प्रॉब्लम फॉर माय डॉटर। उसका जो जेई का सेंटर आया था, उसका जो टेबल, नहीं मणिपाल का जो टेबल लगाया था, वो पिलर के साथ जबरदस्ती लगा रखा, एक्चुअल वो टेबल की जगह नहीं थी, तो उसका सारा टाइम टेबल ना हिलता रहा, क्योंकि पिलर वाली जगह था, तो वो उससे बहुत डिस्ट्रैक्ट हुई, एंड शी जस्ट गेव मी दिस एक्सक्यूज। मैं तो उसको एक्सक्यूज ही मानूंगी कि मेरा सारा टाइम टेबल, जो पूरा टेबल था वो हिलता रहा और मैं फोकस नहीं कर पाई। दैट ईयर आई रियलाइज्ड कि ये भी एक प्रॉब्लम बच्चों को आ जाती है आजकल के, हमारे जरा डेलिकेट सेंसिटिव बच्चे। दैट ईयर, फ्रॉम दैट ईयर आई एम सर्चिंग कि मेरे को कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाए जो रियल साइट पे कराए। तो वी स्टार्टेड इट 2 years बैक। तो अब आपको, अगर आपको लगेगा 12th में तो खैर देना ही है, लगेगा तो पूछेंगे ही नहीं हम, तब तो पकड़ के दिलवाएंगे। अगर इस साल भी आपको लगता है कि एक बार मैं जरा वो रियल प्रेशर असल में झेल के देख लूं, तो वी विल बी कंडक्टिंग इट जनवरी एंड और February 1 +1। तो जितने ही बच्चे होंगे, बट वो कॉस्ट आपको बियर करनी होगी, क्योंकि वो हमने आउटसोर्स जिस कंपनी को किया वही ऑर्गेनाइज करते हैं इसको, कि आपको पहले ही पता हो रियल जेई का स्क्रीन कैसा होता है, वहां हमको कैसा
अच्छे बुरे कमरों में बिठाया जाता है, कैसी बेंचेस होती हैं, कैसे मुझे वहां पे टाइम मैनेज करना है। ठीक है, चलिए अब मेरे को इसमें बताइए कौन सा ज्यादा स्टेबल है। सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल, जबकि हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स दोनों में सेम है। आंसर फिर किससे दिया आपने, वो लोकलाइज कर रहा है। आई होप डीलोकलाइज और लोकलाइज वर्ड की अब आपको आदत पड़ गई एंड अब आपको इजी सा लगने लगा होगा, तभी मेरी स्लाइड नंबर 3 तक ये होते। स्लाइड नंबर 4 से आपका रूल शुरू है। अभी इसको एफएमई को मत देखना, ये पता नहीं क्यों मैंने लिख दिया, एफएमई है ही नहीं मेरी भी सीन में। मुझे ऑप्शन जी में बताइए, शाइला, मान्या, प्रगति, बानी, कौन सा ज्यादा स्टेप। एफएमई आपको पता ही नहीं। वृंदा करना कोशिश, प्रणव अंदाजे से, गलत के लिए मैं तैयार हूं। तनुष क्या लगता है, सेकंड, क्योंकि वो हाइपोकॉन्जुगेशन फॉर्म्स की। अच्छा, अगर हाइपोकॉन्जुगेशन है तो मुझे दूसरी उससे डोमिनेट चीज नहीं कुछ इंडक्टिव ना देखूंगी, क्योंकि पहले आता है रेजोनेंस, फिर आता है हाइपोकॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव। हाइपोकॉन्जुगेशन रिजल्ट तय कर रहा है, तो देखिए क्या कंफर्म, कहीं गलती से इसमें कोई रेजोनेंस है क्या। कॉन्जुगेशन है बच्चों, पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड, ये आपके पास अब तक इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, ये पहली बार है जो मैं ऐसी चीज इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, इसीलिए नथिंग रॉन्ग। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब होता है कुणाल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन केमिस्ट्री। नो, क्या डोनेट किया है, कह सकते हैं इसे छीन लिया गया है। क्या केमिस्ट्री की क्लास है यार, इलेक्ट्रो। तो फिजिक्स की क्लास में आप पॉजिटिव चार्ज क्या बोलते हो मुझे पता नहीं, लेकिन केमिस्ट्री में आपसे कोई पॉजिटिव चार्ज पूछ सके, एक ही चीज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और बेटर अगर अब आप मेरे को दे पाते खाली ऑर्बिटल। मुझे वेकेंट पी ऑर्बिटल आपको याद हो, रेजोनेंस की फर्स्ट क्लास जो मैंने लिखी, मैंने बनवाया था अलग कलर से कि आपको ध्यान रहे, इसके पास एक खाली ऑर्बिटल है, उसको लोन पेयर देना, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया भाई। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने का मतलब क्या है, एक ट्रू बॉन्ड बन रहा है, कोई पार्शियल नहीं है, कोई टेम्परेरी नहीं है कि किसी का इंतजार कर रहा है कोई अटैक करेगा तो बॉन्ड तोड़ूंगा, वो पाई बॉन्ड होता है। यहां तो बन गया चौथा बॉन्ड, तो इससे ये रेजोनेंस से भी ऊपर है। अभी तो आप इसको रेजोनेंस की कैटेगरी में देते हो, 4-5 स्लाइड के बाद इसके लिए नाम आएगा, डेफिनेशन आएगी, फ्री मीजोमेरिक इफेक्ट, एफएमई। आपने जिस दिन ममता मैम ने आपको पढ़ाया होगा रेजोनेंस प्लस आर माइनस आर, क्या मीजोमेरिज्म टर्म आई थी, वो आज और बेटर आई। बेंजीन रिंग के साथ या किसी भी और ऑलरेडी एग्जिस्टेंट चीज के साथ कोई रेजोनेंस होती है तो उसको हम मीजोमेरिज्म भी कहते हैं। तो फ्री मीजोमेरिक इफेक्ट, जिसको हम गॉड का दर्जा देंगे पूरी ऑर्गेनिक में, ये अगर है तो आलतू फालतू इधर की कोई चीज ला भी नहीं सकते, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स ट्रू बॉन्ड फॉर्मेशन। बाकी सब में क्या हो रहा था, पॉजिटिव चार्ज सिर्फ घूम रहा था, इसमें खत्म हो रहा है, इसमें घूम नहीं रहा, इसमें खत्म हो रहा है। तो खत्म होना तो ऑब्वियसली मच मोर एडवाइजेबल और फेवरेबल एज कंपेयर टू घूमना। अभी तक तो आप देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज 16 कार्बन पे घूम गया, 12 पे घूम गया, 6 पे घूम गया, इसमें भी आपने देखा 9 पे घूम गया, घूमा, वैनिश तो नहीं हुआ, पेन तो रहा, ये तो पेन खत्म। इसीलिए इसको एफएमई लिख लीजिए, थोड़ी देर बाद एफएमई की डेफिनेशन आ जाएगी। फ्री मीजोमेरिक इफेक्ट, ये तो बिल्कुल ही फ्री में होगा, ये इतनी सी भी एनर्जी नहीं मांगेगा। इसके आगे जब भी लगाने का मौका मिले ये लगाइए, राइट। इसको कोई रेजोनेंस कह सकता है, बट रेजोनेंस कहना गलत होगा, कोई पाई बॉन्ड तो है ही नहीं ना, इसीलिए इसको रेजोनेंस ना कह के हम फ्री मीजोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। ये ड्यू टू F20। तो अब इसके नीचे इफेक्ट लिखने मैंने कर दिए बंद, इफेक्ट भी आप बताएंगे, ट्रेंड भी आप बताएंगे। मुझे ये जो कुल मिला के आज के 22-23 एग्जाम्पल है, ये 22-23 एग्जाम्पल इस प्रोसीजर में लगाने चाहिए, ये पूछने चाहिए, उसके लिए मुझे 3 साल लगे हैं सीखने कि कैसे बताया जाए बच्चे को, कि ऐसे लगे है ही कुछ नहीं। टीचिंग स्किल इज दिस ओनली, चीजें वही है कि बताओ ऐसे कि लगे आप ना कुछ पढ़ा ही नहीं रहे हो, ये तो कुछ भी नहीं है। सिर्फ कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी की मेरी इस साल जाके, ऐसा मैं हर साल सोचती हूँ, इस साल जाके ग्रोथ रुकी है।
अब लेट्स सी अगले साल क्या होगा। इस साल मैंने इसमें 4 स्लाइड्स और ऐड करी आज। नहीं, एक ये चीज और मेरी मिस होती है जब मैं क्वेश्चन बैंक पढ़ती हूँ। होपफुली मुझे अगले साल 4 स्लाइड और ना ऐड करनी पड़े, ये सोचते मुझे खुद को कई साल हो गए कि और नहीं पढ़ना। दिस प्रोसीजर विल टेल यू, है ही कुछ नहीं, टफ से टफ गंदे से गंदे क्वेश्चन आप करें। नीचे वाला क्यों कुछ और बोलना ही नहीं है मेरे को। इसमें भी है रेजोनेंस, लेकिन इसमें सम डीलोकलाइजेशन अप टू 1 2 3 होगी। इसमें डीलोकलाइजेशन जितने हैं सारे की तो अपने आप कॉपी में आ जाएगा ये। इसके लिए तो मुझे रीजन नहीं बताना। ये सारे एग्जाम्पल जो खुद कर रहे हो, ये खुद वाले वो हैं जो आप रही, मेरे वाले वो थे जो पढ़ाए जाते, ये है वो जो आते। ठीक है, यहां तक आ गया सबके पास कंटेंट? परफेक्ट। किसी को कुछ नोट करना रह जाए तो बता देना। ये इस तरह से नोट्स कहीं नहीं देते, सिर्फ क्लासरूम में। अब सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि एक वही चीज है जिसका एक्सपोजर सबसे कम होगा। अकेला इंडक्टिव इफेक्ट पे मेरा ध्यान है, क्योंकि गलती इसी पे आके कर रहे हैं हम। रेजोनेंस रेजोनेंस एफएमई इतना हो जाता है, वहां गलती नहीं। मुझे चाहिए कौन सा ज्यादा स्टेबल, व्हाटएवर, एंजल, इशाना, रीत, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये क्लास 12 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। लाओ सर, अभी से एक समर, इशाना, एंजल। यस अभितेज, आई एम वेटिंग। हाँ इशाना, फर्स्ट इज मोर स्टेबल। हाँ जी, मैंने उस मतलब उसी ऑर्डर में लिख दिया है। एंजल, रीत, यही तो बोल रहे हैं, इशाना नहीं तो बोलो। ऐसे तो मैं मानती हूँ। मैं जो मेरे हाथ पे आ रहा है पहले मैं वहां से शुरू करती हूँ। इसमें 2 इंडक्टिव इफेक्ट हैं। जो बच्चा सोचता है मैं उस हिसाब से चलूँ। इसमें भी 2 इंडक्टिव इफेक्ट है, इसमें भी 2 इंडक्टिव इफेक्ट है साइड में। एक चीज है जिसको मैं देखना नहीं चाह रही अभी, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट पे देखना, फिर जब मैं पूछूंगी तब आना उस पर भी इंडक्टिव इफेक्ट को अंडरस्टैंड कराने, क्योंकि मेरे को बहुत कम एग्जांपल मिलने होंगे जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट लगे। इसमें 2 इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर जो देखो, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कॉन्वेक्टिव, ये बहुत ज्यादा खींचेगा। इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है। इसमें उसकी वजह से एक पार्शियल पॉजिटिव, एक पार्शियल पॉजिटिव खींच रहा है ना। रेदर पहला पॉजिटिव तो यही ले लेगा, इसमें कम क्लोरीन के मुकाबले देगा तो ये भी पॉजिटिव, लेकिन हमें पता है इसमें थोड़ा कम पॉजिटिव लोकलाइज होगा, इसमें ज्यादा पॉजिटिव लोकलाइज होगा। तो इसके नीचे मेरे लिए कंफ्यूज होने के लिए, ना कंफ्यूज होने के लिए, बचने के लिए मेरे को क्या लिखना है? मोर लोकलाइजेशन। क्योंकि यहाँ स्टेबिलिटी डीलोकलाइजेशन से नहीं, अनस्टेबिलिटी ड्यू टू लोकलाइजेशन से ढूंढ रही हूँ मैं फॉर टाइम पे। इसके अंदर थोड़ा कम लोकलाइजेशन। इसमें तीसरे कार्बन पे इंडक्टिव इफेक्ट वैसे ही खत्म हो जाता है, तो यहां पर इसका तो वेरी 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 लेस हो जाएगा, इसको तो भूल ही जाओ। डिस्टेंस के साथ इंडक्टिव इफेक्ट वैनिश होता है, खत्म होता है। ये तो वैसे ही इन दोनों से रेस में पीछे हो गया। इस पे तो क्या बचा? एक, वो भी क्लोरीन, क्लोरीन नहीं। तो ये सबसे कम लोकलाइजेशन। इसके आगे क्या लिखूंगी? लीस्ट लोकलाइजेशन। अगर कोई मेरे को कहता कि assume a hypothesis, there is nothing like hyperconjugation exists, क्वेश्चन ऐसे ही आ कि assume करिए अगर हाइपरकॉन्जुगेशन ना होता तो कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाइए। तो ये अब मैं वापस आ गई नॉर्मल लाइफ में जहां मेरे को assume नहीं करना। क्या हाइपरकॉन्जुगेशन है? दैट चेंज्ड माय गेम। यानी मोर देन वन इफेक्ट है, बट मेरे को इंडक्टिव इफेक्ट लाना था। तो उस हिसाब से अगर मैं चलूं, सबसे ज्यादा स्टेबल तो यही है, नॉट ड्यू टू इंडक्टिव। इंडक्टिव तो जनता है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहां पर मेरे को एक तो लिखना था जी, इसमें तो हाइपर भी है, हाइपर कॉन्जुगेशन। इंडक्टिव मेरे को देखना लॉजिक ही नहीं था यहाँ पे, बट मेरी मजबूरी थी एक बार आपको वो भी तो केस दिखा दूं जहां ऐसी एजम्पशंस दे देते हैं। तो अब यहाँ पर मेरे को लोकलाइजेशन वर्ड तो नहीं लिखना चाहिए, यहाँ मेरे को क्या लिखना चाहिए? भाई हाइपर कॉन्जुगेशन है, इंडक्टिव तुम देख क्यों रहे हो? गलती कर रहे हो। और इस क्वेश्चन में ललचाया गया कि तुम देखो इंडक्टिव। तीनों में ग्रुप ऐसे 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 लगा के दिए हैं कि तुम्हें इंडक्टिव देखना पड़े।
हम आपको एक तरह से धोखा देते हैं क्वेश्चन क्रिएट करके। पक्का ये भी इंडक्टिव पे जाएंगे क्योंकि सजा के वही दिया था। तो ये तो ज्यादा हो गया। अब अनंत, इन दोनों का क्या सीन? देखनी भी नहीं चाहिए। मैं तो ऊपर हेडिंग ही ब्लू कलर से इंडक्टिव लिखी कि हाइपर कॉन्जुगेशन वाला काम तो तुम खत्म कर दोगे यार। अब लास्ट पे आ गई मैं। ज्यादा नेगेटिव है तो ज्यादा पार्टिक पॉजिटिव चार्ज उसको ज्यादा लोकलाइज करेगा। एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पर इस वक्त वैल्यू करेक्ट ऑर्डर की नहीं थी, वैल्यू रीजन की। राइट संपदा? यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? मोर लोकलाइजेशन। और यहाँ पर क्या हो रहा है? मोर डीलोकलाइजेशन। वो बिल्कुल ऑपोजिट चीजों को मैंने मिला के एक ट्रेंड बना दिया। दैट इज हाउ वी इंक्रीज डिफिकल्टी लेवल। क्लियर? अब सारे इफेक्ट्स आप पढ़ लो, सुनो। रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और हाइपर कॉन्जुगेशन हटा देती हूँ, रेजोनेंस और इंडक्टिव। या तो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं या खींच रहे हैं। तो अब से मैं एक शब्द नया इस्तेमाल करना शुरू करने वाली हूँ आज से, और ये पूरी ऑर्गेनिक में चलेगा, एनसीईआरटी में आएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। अब चाहे वो रेजोनेंस से पूरा पाई बॉन्ड खींचे या इंडक्टिव से हल्की सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचे, बट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की कैटेगरी नई बननी शुरू हो गई। तो आगे मैं कहूंगी ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ड्यू टू माइनस आर इफेक्ट ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो धीरे धीरे नए 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 एब्रीविएशन शब्द आते रहेंगे। चलो जी, ये तो आप दे दोगे मैं। ये है अगर एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन मैं मांगू तो। क्यों? हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों में है। तुम लोगों ने हाइपर कॉन्जुगेशन देखा भी नहीं। पहले रेजोनेंस देखो, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन देखो, फिर इंडक्टिव देखो। मैं कितना ये सजा के फ्लोरीन क्लोरीन दूं प्लीज, या फ्लोरीन कुछ दूं। मैंने सजा के दिया ही इसलिए कि आई वांटेड कि आप डिस्ट्रैक्ट हो और आप इंडक्टिव पे जाओ। ये मेरा तरीका ही यही है। पहले हाइपर कॉन्जुगेशन देखो, अगर वो सेम है तब आना बच्चों इंडक्टिव। मुझे पता है आंसर, लेकिन पहले हाइपर कॉन्जुगेशन देखने की आदत डालिए। मुझे पता है दोनों में एक ही अल्फा एच है, बट जिस दिन अलग होगा ना तुम्हारी आदत नहीं पड़ेगी। आदत पहले हाइपर कॉन्जुगेशन की डालिए, सेम अल्फा एच। तो मेरे जैसा प्राणी क्या करता है, ऊपर लिख लेता है इस पे भी एक अल्फा एच है, इस पे भी एक अल्फा एच है, उधर जाना ही। अब जाना इंडक्टिव पे। इसका इंडक्टिव क्या है? ये तो लोकलाइज कर रहा है। और इसका मिथाइल क्या है? किसका देता है। ये सबसे पहला एग्जांपल था इंडक्टिव में मेरा। और इस पे प्लस आई लिख सकते हो, और इस पे थोड़ा सा ही सही, कुछ तो वहां जा रहा है इसका, कुछ तो पॉजिटिव का शेयर इधर गया। इसीलिए जनता बोला है कि लीस्ट है, बट कई जगहों पे यही डिसाइडर है। तो अब उस हिसाब से कहा किसको ज्यादा स्टेबल बोलूं बच्चों? सेकंड को ज्यादा स्टेबल का मतलब क्यों? यहाँ पर डीलोकलाइजेशन है, यहाँ पर लोकलाइजेशन। ये तुम लोगों के शक होने चाहिए, किताबों में यही मिलेंगे। ठीक है, चल सकती हूँ आगे। अगर नोट करने वाले रुक जाए तो मतलब नोट कर लें इसको, जो कर रहे हैं उनको नहीं डिस्ट्रैक्ट करना चाह रही। तो कोई इशू आए प्लीज आप लोग, प्रणव, वृंदा, ईशानवी, हरगुन, हरनूर, भव्या, प्लीज डू आस्क। राइट? तो ये अभी तक थे आपके लिए हर तरह का मिक्सचर। अब बिना हेल्प के, बिना किसी हेल्प के अब आ गई हमारी सिर्फ क्वेश्चन बैंक। कंटेंट हो गया, पढ़ाना पूरा हो गया। अब सिर्फ कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी ऑर्डर, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन, कंफ्यूजिंग चीजें मैं लाती हूँ। फर्स्ट ऑर्डर, क्यों? सॉरी, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? ओ बिल्कुल सही। तो उससे क्या होगा? क्या देना मुझे? लोन। आई नीड टू बी प्रिसाइज। आप कुछ अज्यूम नहीं कर। क्या मैं कह सकती हूँ दोनों एफएमई है? एफएमई का मतलब क्या है? कार्बोकेटाइन के पड़ोस में कोई चीज ऐसी लगी जिसके पास लोन पे है। इसमें भी एक्सेप्शन आएंगे, कुछ स्पेशल आएंगे, बाकी भी। ये तो पूरी 12 चलनी है। दोनों एफएमई के केसेस हैं। जस्ट एफएमई की डेफिनेशन बताऊं उससे पहले एफएमई के सारे केसेस आपके सामने लाना चाहती हूं। तो ये है एफएमई के केसेस। मैं एफएमई वर्ड ना भी लाई होती, आप लोगों के पास वही आंसर था जो मैं रेजोनेंस की अपनी पहली क्लास में मेच्योर करके आई हूं, कि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर जल्दी देगा, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर थोड़ा डिले से देगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ज्यादा इजीली कौन दे रहा है? नाइट्रोजन।
वो ज्यादा स्टेबल होगा। खत्म। अब ये नीचे ब्रैकेट में क्या लिखना है ये आपका काम, जो मैंने ब्लू कलर से लिखा है। फिर सभी पहले पहले केसेस हैं प्रैक्टिस के, तो मैं लिखूंगी, इसके बाद आप लिखवाएंगे। सेकंड, ये थोड़ा मेरे को आप लोगों से ध्यान से चाहिए। फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम ब्रिंगिंग दिस टाइप ऑफ एग्जांपल, जिसमें बहुत कुछ है। ये 3 केसेस देखिए, आंसर पे थोड़ी देर भी फोकस मत कर। तीनों बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है, हाँ या ना? तीनों बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है, तो कॉन्जुगेशन तो रखो साइड पे, क्योंकि तीनों में इक्वल लेवल ऑफ रेजोनेंस दिख रहा है मेरे को। तीनों में ही पॉजिटिव चार्ज पूरा घूम के आएगा। सो ऐसा भी केस होगा, ऐसा ही होगा जिसमें बड़ी ऑब्वियस रेजोनेंस है, वो तुम्हें छोड़ूंगा क्योंकि तीनों में इक्वल लेवल। अब अगर मैं कहूं ऊपर का कुछ ना देखो, सिर्फ ये 3 ग्रुप्स देखो, इसके काउंटर में यहां क्या लगाऊं? H, और नहीं है तो H ही है। यहां क्या लगाऊं? OH, यहां क्या लगाऊं? NO। अब जिस दिन आपको बेसिक एनसीईआरटी रेजोनेंस कराया गया, उस दिन फेनोल के रेजोनेटिंग फॉर्म्स बनवाए गए, बेंजल्डिहाइड के रेजोनेटिंग फॉर्म्स बनवाए गए, नाइट्रोबेंजीन के, ये 3 तो जरूर बनवाए जाते हैं। ये है नाइट्रोबेंजीन, ऊपर का भूल जाना एक बार। अगर मैं कहूं नाइट्रोबेंजीन है, चेक कॉन्जुगेशन, ये सबसे ज्यादा 12 भरा पड़ा है। पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन जब होता है, रेजोनेंस जब होता है, इंजन फॉर्म होता है, रेजोनेंस स्टार्ट करने वाली चीज कौन सी होती है? पाई बॉन्ड। ओके, पाई बॉन्ड में कौन नाइट्रोजन लेके जाएगा पाई को, कि ऑक्सीजन? ऑक्सीजन। ये 12th वालों से आजकल हो रही है मिस्टेक। कहते मैम इधर क्यों नहीं पहुंचाया? अरे भाई, ऑक्सीजन थोड़ी ना नाइट्रोजन को लेने देगा, ये तो ट्रेन इसी साइड चलेगी, ऑक्सीजन इंजन है ये इधर। उसके चक्कर में देखना मेरे पिंक एरो सारे, ये इधर, इसके चक्कर में ये इधर, और इस सारे हिसाब किताब में अगर मैं देखूं तो ये क्या कर रहा है? खींच रहा है। अगर ये इस कार्बन को, पॉजिटिव चार्ज किस पे आया? इस कार्बन पे, तो पॉजिटिव को पास ला दिया। दूसरी चीज, जब ये पॉजिटिव डेफिशिएंट है तो असर तो इस पे भी आएगा। भाई वो पहले ही अपने पॉजिटिव से दुखी था, तुमने और खींच के उस पूरे कार्बन को और पेन दे दिया, लोकलाइज कर दिया। योशिता बहुत नींद आ रही है, जाओ पानी पी के आओ। तो पार्टी की है कल न्यू ईयर की? नहीं, तबीयत खराब? इफ यू वांट वार्म वाटर आल्सो, ल्यूकवार्म वाटर, वो भी आप ले सकते हैं, बट ले लो कुछ। कैन आई से NO2 is electron withdrawing due to minus R? तो इसके आगे अब R की जगह मैंने क्या लिख दिया? वो बहुत हो गया N, ये -M शो कर रहा है। अब सबका ध्यान मुझे फिर इधर चाहिए, ये क्या कर रहा है? पेयर। ये उधर इस उल्टा पूरा बॉन्ड दे रहा है, इसके पॉजिटिव को अपने पे ले रहा है। इतना तगड़ा डीलोकलाइज। तो पहले केस को मैं भूल भी जाऊं, अगर मैं सिर्फ इन दोनों केसेस को देखूं, पहला बाद में सोचेंगे, इन दोनों केसेस को देखती, ये निहायत अनस्टेबल, क्योंकि 2 पॉजिटिव को तुम साथ लाके खड़ा कर, अगला एक पॉजिटिव चार्ज से तो इंटरमीडिएट बन गया, तुम 2 पॉजिटिव चार्ज से तो क्या ही कर लोगे उसका, वो भी इतनी पास पास। और इसमें क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज 6 नहीं, 7 नहीं, 8 एटम्स पे चला, तो बहुत तगड़ी डिलोकलाइजेशन। ये कार्बोकैटायन इज वे स्टेबल देन दिस बिकॉज ऑफ मीसोमेरिज्म। जब मीसोमेरिज्म पे आंसर है, इंडक्टिव लिखना शौक है जरूर लिखिए, मेरी मजबूरी इंफॉर्मेशन देना, लिखिए, बट बनता नहीं, लॉजिक नहीं। रेजोनेंस पे आंसर होते हुए तुम इंडक्टिव लिख रहे हो, मतलब क्या ही मिलती, कोई लॉजिक। अब तीसरा बीच में कहां से? ये तो निहायत अनस्टेबल है, लोकलाइज। इसमें कम से कम लोकलाइज तो नहीं हो रहा, इसमें कम से कम लोकलाइज तो नहीं हो रहा, दैट्स व्हाई ये बीच में आया। सेकंड विल बी मोस्ट स्टेबल, देन दिस, एंड देन इत्मीनान से इसे बनाइए जो बना रहे हैं, और जो सोच रहे हैं वो अगले क्वेश्चन की तरफ पहुंचे, इस बात को रिटेन करें। ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होने वाले हैं। एक में मैं +M लाऊंगी, एक में मैं -M लाऊंगी, एक में मैं हाइपरकॉन्जुगेशन लाऊंगी, और चौथे वाले में हाइपरकॉन्जुगेशन के अल्फा H कम लाऊंगी। और अभी तो देखना जो रेजोनेटिंग सर लास्ट क्लास में जो सबसे आखिरी स्लाइड्स जो आएंगी, उसमें दोनों में रेजोनेंस है, लेकिन जो दूसरी रेजोनेटिंग फॉर्म है उसमें हाइपरकॉन्जुगेट सबसे ज्यादा है, मतलब एंड मेरा यहां होगा।
कि आपको उसके भी आगे जाना है। दैट्स व्हाई आई सेड आज हम बहुत ऊपर पहुंचेंगे इसमें, तो कुछ अगर ना भी आए तो कल पूरा, अब 12th वालों ने हमें फ्री कर दे क्योंकि अब उनके पीसीएम टेस्ट चल रहे हैं, कल मॉर्निंग में पूरा इवन आफ्टरनून तक कभी भी आप आ सकते हैं, सारी फैकल्टीज वेली बैठी होंगी, आप डीपीपी उनके साथ बैठ के कर सकते हो। आज की पहले डीपीपी के ऊपर हेडिंग ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी ऑर्डर, खतरनाक से खतरनाक ऑर्डर उसके अंदर डाले। तो अगर ये हो गया तो अब मैं आगे चलती हूँ। ये एक इंफॉर्मेशन अगेन कंटेंट ऑर्डर, एक राउंड तो हो गया कार्बोकेटाइंस का। अब बीच में दो कंटेंट, दो इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। तो एफएमई क्या होता है एक्चुअली में, क्या उसमें कुछ खास और भी चीजें ध्यान देने की कि सिर्फ एफएमई से काम चल जाए। और एक ये 12th का पार्ट है, अगर आपको अभी इसका वाई समझ नहीं आया तो भी चलेगा। क्लास 12th के पहले ही चैप्टर में एनसीईआरटी का बोर्ड का क्वेश्चन आता है, तब बच्चे बहुत घबराते हैं। पूरा एक पेज एनसीईआरटी ने 12th में इसमें डेडिकेट किया, तब भी कराया जाता है। तो अगर आपको ये, आपको सब्जेक्टिव नहीं डालना, ये आपको पता होना चाहिए, इसके बिना और क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे, ना आज की क्लास के ना अगली क्लास। तो इसका वाई ना भी समझ आए तो इंफॉर्मेशन याद रखें। मेटा पोजीशन ऑफ बेंजीन, आई होप मेरी क्लास में सबको पता है मेटा पोजीशन क्या होती है। मेटा पोजीशन ऑफ बेंजीन पर रेजोनेंस इफेक्ट मर जाता है, लगता ही नहीं। ये मेरे को पता है, आपको कराया जा चुका है, राइट। लेकिन एक बार दोबारा, मेटा पोजीशन पर रेजोनेंस नहीं लगता। सेम स्लाइड है जिस दिन ममता हमने पढ़ाया था उस दिन दी गई थी, डिट्टो सेम, क्योंकि 12th की एनसीईआरटी में एंड आई वांटेड एनसीईआरटी बेसिक लेक्चर भी इंक्लूड। उस दिन किसी को कसर रह गई हो तो आज लिखिए नहीं, सिर्फ समझिए, क्योंकि उस दिन आपको लिखवाया जा चुका है। Why is this so? 12th में ये काफी दिक्कत वाला पार्ट होता है। तो क्यों है ऐसा? अगर मैं सोचूं रेजोनेंस इफेक्ट होता क्या, फिनोल पे मैंने ये रेजोनेटिंग फॉर्म्स दिखाए, और आई होप आप सबने जब बनाया है आपको ये पता चला होगा, चेक ऑन दीज फॉर्म्स, कहां कहां नेगेटिव पूल बना है, कहां कहां नेगेटिव सेंटर्स आए हैं, ऑर्थो पे और पैरा। अब अगर ऑर्थो और पैरा पे ही चार्ज ने आना है, इसी चार्ज को, चाहे वो कार्बो एनायन बने, चाहे कार्बो कैटायन बने, चाहे रेडिकल बने, इसी को बिजी कर रहे हैं, इसी को डिलोकलाइज कर रहे हैं। जब आना ही इन्होंने इन तीन पोजीशंस पे है, तो मेटा पे एक और कॉन्जुगेशन वाला ग्रुप लगा दो। अभी इसको नोट मत करना, मैं ये रब करूंगी। नाइट्रो यहां लग के क्या कर लेगा, नाइट्रो को चाहिए भाई मेरे कॉन्जुगेशन में इधर लाओ नेगेटिव, मैं उस नेगेटिव को इधर लूं और इसको इधर लूं। मेटा पे भी तो चार्ज ही नहीं आना, तो मेटा पे रेजोनेंस इफेक्ट लगेगा कैसे? जो भी तुम ग्रुप लगाओगे वो कहेगा मेटा पे लाओ चार्ज। ऊपर का OH क्या करता है, चार्ज ही नहीं देता मेटा पे। तो मेटा पोजीशन पर मीजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट नहीं लगता। ये आपको चाहे वो प्लस आर है चाहे वो माइनस आर। तो मुझे एक चेक और भी हो जाएगा, आपका प्लस आर माइनस आर क्या है। अब आगे के केसेस सारे इस पे, तो इसका क्यों के लिए प्रूफ मैंने ये दे दिया। भाई नेगेटिव पूल ही तीन जगह है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ही नहीं, नाइट्रो क्या कर लेगा लटक के, हाँ इंडक्टिव लगा लेगा, इंडक्टिव लगा लेगा। ये इंडक्टिव जब लगाएगा वो केसेस अब आ रहे हैं, ये इंडक्टिव लगा लेगा और जिस भी लोकेशन से। तो मेटा पर कोई ग्रुप लगा हुआ है, वो अगर मेटा क्या होता है, अकेले बेंजीन रिंग पे कोई पोजीशन मेटा होती है नहीं, कोई ग्रुप लगा है उसके रेफरेंस में होता है ना मेटा। अकेले बेंजीन पे कुछ नहीं होता मेटा से। मेटा तो तब होता है जब पहले से कोई चीज लगी है, उसके मेटा पे अगर आप कोई ऐसा ग्रुप लगा रहे हो जिसमें रेजोनेंस एग्जिस्ट करना चाहिए, नहीं एग्जिस्ट करेगा। ये आपके पास इंफॉर्मेशन थी लेकिन इसको अप्लाई नहीं करवा पाए। तो अभी मेरे पास प्रैक्टिस में पहले तो दो केसेस है, सारे खतरनाक केसेस हैं। ये एक इंफॉर्मेशन जो शेयर की जा सकती थी, बट मुझे लगा मैं एक बार और बात कर। अब मुझे आप लोग बताइए कौन सा कार्बोकेटायन दक्ष ज्यादा स्टेबल, ये कि ये? देखो इतना रेजोनेंस तो दोनों में, दोनों बेंजाइलिक है, तो बेंजाइलिक वाली रेजोनेंस तो लाके नहीं देना, दोनों ही बेंजाइलिक। माय पॉइंट इज इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल, कौन सा कम स्टेबल? फर्स्ट इज मोर स्टेबल, क्योंकि चेक प्लस देन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड लोन, तो रेजोनेंस तो है। अब प्लस एम क्या होता है, अगर कोई मुझे हेल्प कर दे, मुझे लगे अगर ना आता हो किसी को मैं हेल्प कर सकूं। व्हाट इज प्लस एम? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पाई क्लाउड को अपना और कंट्रीब्यूशन दे, दैट इज प्लस एम।
ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेजोनेंस को ये कह रहा है मेरा भी डालिए इसके, इसको कहते हैं प्लस एन, और स्पेशली ये कॉन्जुगेशन बेंजीन रिंग के केस में लेते हैं। और इसमें क्या हो रहा है, मेटा पे लगा दिया हो कि डाल ही नहीं पाया, डालना तो चाह रहा, लेकिन इस पे तुमने चार्ज ही नहीं पहुंचाया, मेटा पोजीशन पर प्लस एन होता ही नहीं, तो ये OH शो पीस की तरह रह गया कि इसके पॉजिटिव चार्ज को डीलोकलाइज करने में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया, ये कर पाया, तो मोर स्टेबल नीचे वाला। सोच समझ के, ये जल्दबाजी वाला नहीं है, आपको ट्रैप किया गया। सेकंड ज्यादा स्टेबल, करेक्ट आंसर। क्यों? यस, मुझे लोकलाइज टर्म सुननी है, क्योंकि यहां पर -m नहीं लग रहा, यहां पर -m लग रहा। -m का क्या मतलब? और ओपन कर, -m का ये मतलब है जो मैं भी एग्जांपल बता रही थी, तो और लोकलाइज करने का काम करती है, खींच लिया उल्टा। तो -m को धीरे धीरे आप जब इसमें अगली क्लास तक एक्सपर्ट हो जाएंगे, आप -m बाद में बोलोगे, पहले बोलोगे मैम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। 12th की एनसीईआरटी में EWG लिखे हुए कई तरह से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ड्यू टू -m। ये हम जब पूछेंगे क्यों है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तब बोलना पड़ेगा आपको -1 -n, अदरवाइज आपका EWG चलेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ऑफ कोर्स। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या कर रहा है, इसके चार्ज को लोकलाइज। यहां पर नो नॉट मच लोकलाइजेशन, इंडक्टिव की वजह से, इंडक्टिव में क्यों दे, ठीक है, नॉट मच लोकलाइजेशन, नेग्लिजिबल लोकलाइजेशन। तो मेरे को लोकलाइजेशन ही नहीं है, तो मेरे को क्या टेंशन है उसमें, तो फिर लोकल जिसमें ज्यादा लोकलाइजेशन हो रहा है वो ज्यादा अनस्टेबल। डन, क्लियर, चलिए। ये कर लोगे आप, लेकिन इतना कराना चाह रही हूँ कि आप पक जाओ कि बहुत उड़ गया, ये हमें आते ही, बस उसके ऑर्डर आप लगाएंगे, मैंने बिल्कुल नहीं लगाने की कोशिश करी। लाओ विरल, ऑर्डर दो 5th का। लाओ ध्रुव, मायरा, वृंदा, ऑर्डर दीजिए। करना प्रणव कोशिश। ज्यादा या कम, एक एक्सट्रीम ही बता दो। सबसे ज्यादा स्टेबल या सबसे कम स्टेबल ढूंढना सबसे आसान है। आई एम इंटरेस्टेड इन सेकेंड एंड फोर्थ, वो मैं लास्ट में, दोनों में प्लस एन, दोनों में -n, आई एम इंटरेस्टेड इन दैट। मेरा मेन इंटरेस्ट वो है यहाँ पे, बाकी तो कर ही लोगे आप। ईशाना बोलो, ये तो मेरे को बता ही नहीं रहे। हाँ वृंदा बोलो, आई एम वेटिंग। मोस्ट और लीस्ट, कुछ भी। अविरल, ध्रुव, ईशाना रुकना है, मुझे पता तुम्हें आ गया है, बॉडी लैंग्वेज बता रही है। लीस्ट इज थर्ड, क्योंकि उसमें -m लग रहा है। नोट मत करना, ये अभी आंसर नोट मत करना। -m लग रहा है, दैट इज राइट, बट अविरल -m इसमें भी लग रहा है और -m इसमें भी लग रहा है। तुमने थर्ड को लीस्ट क्यों चूज किया, फोर्थ को लीस्ट क्यों नहीं चूज किया? दोनों में -m ना, ये एक ही स्ट्रक्चर की दो रेजोनेटिंग फॉर्म में चार्ज सेपरेशन देखते हैं, दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर चार्ज सेपरेशन नहीं देखते, वो रिलेटिव स्टेबिलिटी में आती बात। माय पॉइंट अगेन, वैसे हम गलत जगह पहुंच गए। चलो, ये आप मेरे को क्या बता रहे थे, सबसे कम स्टेबल, यही बता रहे थे ना? सबसे ज्यादा स्टेबल बता दो। कम में तो मैंने पहले ही बता दिया, आज दिक्कत हो गई। सबसे ज्यादा स्टेबल चाहिए मेरे को, बस। नाइट्रो नहीं है जिसमें, इतना तो आपको भी पता लग गया। नाइट्रो इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कैन आई से दिस वर्ड नाउ, EWG, ठीक है, ड्यू टू व्हाट, वही असली की है यहाँ। बट जिसमें नाइट्रो नहीं है वो तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों सबसे ज्यादा स्टेबल होगा भाई? उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला कुछ भी नहीं है, असली फाइटर इन 3 में है। अच्छा इधर आऊं मैं, मेटा पे रेजोनेंस नहीं लगता,
तो इसमें -m नहीं है, जब इसमें -m नहीं तो दोनों बराबर हो जाने चाहिए थे। इंडक्टिव तो इंडक्टिव कौन से वाला है? -i। आपको जो मैंने हैंड रिटन नोट्स दिए ना, ये है टॉपिक उसमें से पढ़ने वाला। मैंने यहाँ पे 22-23 एग्जाम्पल लिए हैं, वो 50 है, और एक एक के अंदर 9 कंपैरिजन। क्लास में मैं 9 कंपैरिजन नहीं ले सकती, क्योंकि क्लास में मेरे को अंडरस्टैंडिंग देंगे। क्लास में मेरे कंपैरिजन में 4 हैं, जेई एडवांस में 4 नहीं आते। जेई एडवांस में 9 से आप 13 ये नंबर आता है, अक्सर देखा गया, बड़ा मनहूस नंबर है 13, बट आता है। 9 और 13 में कंपैरिजन मांगते हैं, ऑर्डर लगाओ भाई, 13 कार्बोकेटाइन अरेंज करने लग जाए, आप बढ़िया करके कंफ्यूज हो गए, दिस इज जेई एडवांस। उसके लिए उस हैंड रिटन नोट्स को उठाना नीट वालों को कतई जरूरत नहीं, गलती से भी मत उठाना, क्योंकि नीट वालों को 1 घंटे में 40 क्वेश्चन जब करने हैं तो उनको कॉम्प्लेक्सिटी कम, स्पीड ज्यादा। जेई एडवांस को खाली बैठते हैं, 18 क्वेश्चन करने होते हैं 1 घंटे में। 1 घंटे में 18 क्वेश्चन करने, तो वहां कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स केसेस के लिए मेरे हैंड रिटन नोट्स में 9 से 12 एग्जाम्पल्स एक साथ कंपेयर कराएंगे, वो उन्हीं को तोड़ तोड़ के मेरे बना। तो क्या मेरी क्लास ये बता सकती है फर्स्ट और सेकंड में मैंने क्या कंपैरिजन किया? ये क्यू लेस टेबल था, इसमें वो थोड़ा सा लोकलाइजेशन था ड्यू टू -i, इसमें लोकलाइज करने वाला फैक्टर कोई नहीं। अब मैं आती हूँ जो मेरे लिए ट्रबलसम केसेस आते हैं, 3rd और 4th, दोनों में क्या कामयाब है? -m और -m, दोनों में ही कोई रेजोनेंस पे डिस्टेंस का कोई इशू नहीं होता। रेजोनेंस में डिस्टेंस डू नॉट वर्क एट ऑल। जितना डीलोकलाइजेशन, सॉरी, जितना लोकलाइजेशन पैरा की वजह से हो रहा है, उतना ही लोकलाइजेशन ऑर्थो की वजह से। धीरे धीरे हम अपनी प्रॉब्लम को कॉन्सेंट्रेट करते जा रहे हैं, हमारे को प्रॉब्लम ही अब इसमें आनी है, ऑर्थो और पैरा। अब जब दोनों में ही मीजोमेरिज्म है इक्वल, अब उसे इग्नोर करना पड़ेगा, देयर कम्स इंडक्टिव। तभी मैंने कहा था इंडक्टिव के इकलौते क्वेश्चन मुश्किल मिलेंगे, वो ज्यादा आसान होंगे, एनसीईआरटी में मिल जाएंगे 12th में। यहाँ मेरे को मीजोमेरिज्म, जो बच्चा मीजोमेरिज्म को यहाँ पर सेम कर पाया, हाफ बैटल इज वॉन। दोनों में मीजोमेरिज्म का इफेक्ट बराबर है। डिस्टेंस, यूजुअली बच्चे आते हैं मेरे पास डाउट्स में, ये तो दूर है, इसका मीजोमेरिज्म कम होगा। अरे भाई, इंडक्टिव में डिस्टेंस रोल प्ले करता है, मीजोमेरिज्म में डिस्टेंस रोल ही नहीं प्ले करता। दूर है तो होगा, लेकिन इफेक्ट बराबर है। अब किस पे लाऊं आंसर? इसमें -i है और इसमें -i है ही नहीं। वैसे तो मैं फिर भी नेग्लिजिबल लिख रही हूँ कि कोई मेरे पास नेगोशिएट करने ना आए, तो -i नहीं है, -m है। यहाँ एक खींचने वाला, यहाँ 2 खींचने वाला, तो सबसे ज्यादा लोकलाइजेशन किधर? ये हुआ मोस्ट लोकल, ये हुआ लीस्ट लोकल। जो लीस्ट लोकल है वो ज्यादा स्टेबल है। आई होप मैंने ऑर्डर सही लगाया। मैम जी मैम सेकंड के अंदर कॉन्जुगेशन ज्यादा नहीं है, जो अगर आप सेकंड के अंदर बिल्कुल कॉन्जुगेशन ज्यादा नहीं है, क्योंकि मेटा पोजीशन पर कॉन्जुगेशन पार्टिसिपेट कर नहीं पाता, क्योंकि यहाँ पर चार्ज नहीं है। यही एग्जांपल मैं पिछली स्लाइड पे आपको दिखा के हूँ, मेटा पे आएगा तो वो कॉन्जुगेशन में रोल प्ले नहीं कर पाता। फिर वृंदा पता है क्या होगा? अगर होगा भी फिर यही चला जाए। तो आपको पता है चीलेशन प्रेफर्ड है, ये बाहर निकलेगा ही नहीं। आपको पता है कंप्लीट डिलोकलाइजेशन, रिंग बनना इज ऑलवेज प्रेफर्ड, ये उस रास्ते जाएगा नेवर, इवन नॉट 0.1%। क्लियर? गुड क्वेश्चन। ये मेटा वाला तंग करेगा आपको, मेटा पे रेजोनेंस का ना लगना ये तंग करेगा, मैं बार बार लाऊंगी। अगली क्लास भी इसी तरह से चलेगी, एक और टॉपिक पे सेम ऐसे ही 20-22 एग्जांपल होंगे। चलिए, आई होप क्लियर हो रहा है। जहां डाउट हो प्लीज पॉइंट आउट। ये एक इंफॉर्मेशन है, ये आपसे पूछ नहीं रही, इंफॉर्मेशन है, मुझे बस वाई आपसे चाहिए। दिस इज द इंफॉर्मेशन। मैंने एलाइल और बेंजाइल दे दिया, ट्रेंड बताइए और वाई बताइए। बेसिकली इट इज एन इंफॉर्मेशन की बेंजाइलिक और एलाइलिक कार्बोकेटाइंस काफी स्टेबल कार्बोकेटाइंस की कैटेगरी में आती है, क्योंकि इनमें रेजोनेंस। इतनी देर से मैं सिर्फ बेंजाइलिक केस तो दे रही हूँ, कहीं ऑर्थो पे कुछ लगा के, कहीं मेटा पे कुछ लगा के, कहीं पैरा पे कुछ लगा। तो ये जनरली रेजोनेंस है इसके अंदर, इसलिए अक्सर ज्यादा स्टेबल माने जाते। कौन सा ज्यादा स्टेबल और क्यों? क्यों हो जाएगा ये? एक्सटेंडेड रेजोनेंस
और अब एक और वर्ड डाल लो यार, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन। जहां से शुरू हो वहीं पहुंच, साइक्लिक नहीं है, जहां से शुरू है वहां पहुंच नहीं है। इसमें तो तुम जहां से शुरू होगे वहां वापस पहुंचोगे। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन बोलना अब शुरू कर दीजिए। आज करें, अगले चैप्टर में तो करना ही करना है, चैप्टर तो रिएक्शन है, एल्केन एल्कीन एल्काइन के, वहां तो करना ही है, तो थोड़ा सुनना शुरू कर दें। आ गया सबके पास ये? अब तक मैंने जितने भी कार्बोकेटाइंस पढ़े उसमें एक बेसिक स्ट्रक्चर मेरे को चाहिए भाई, कौन सा ज्यादा स्टेबल। तो 6 के बाद सीधे 7th है, बीच में ये मिस हो गए नंबरिंग में, आप अपनी नंबरिंग में कर लीजिएगा, मेरी तो सारी नंबरिंग बिगड़ जाएगी, इसकी वजह से मैं ऐसे ही रहने देती हूँ। चेक। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, और ये मेरे एक बैच ने सिखाया था, मैंने आपको कहा ना 3-4 साल तो 3 साल तो मेरे को इसकी स्लाइड्स बनाते हुए। क्यों मेरे को इसकी स्लाइड्स को इतना डिफरेंट बनाना पड़ा? आई स्टिल रिमेम्बर द नेम संगम, नीट की लड़की थी मेरे पास, वो ले आई पास्ट ईयर एक दिन कार्बोकेटाइन का ऐसा ही कुछ लेक्चर के बाद कि मैम नीट के पास्ट ईयर में ये आंसर ये भी रखा, आपने ये देखा है, कहाँ कंफ्यूजन है, हमारा गलत क्यों रहा है, हमारे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन क्यों नहीं करेक्ट हो। तो हमने पढ़ा रेजोनेंस इज मोर देन हाइपरकॉन्जुगेशन। इसमें देखा मैंने क्या लिखा है, एक ही केस दिखा, यानी मेरे को 9 हाइपरकॉन्जुगेटेड फॉर्म्स को बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन से आगे रखना, मेरे को यहां तक का वेट करना पड़ा। प्री कोविड बैच है मेरा संगम, जिसने पूरा ग्रुप था, संगम में कंपनी बोलते थे, 10 बच्चों का, 10 नीट के थे, और सारा टाइम यही 12th की एंड में जब हम जीओसी रिवाइज करते हैं तब उसका इशू आया। तो मैंने उसको इस क्वेश्चन के थ्रू बताया, देन आई रियलाइज कि ये मेरे को 11 से ही डालना पड़ेगा, 12th में नहीं लेना सकती इस बार। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू दिस। इस पे गूगल मत करना, इस पे अगर गूगल किया तो कुछ घूम जाओगे। गूगल से एनटीए नहीं उठाता, एनटीए उठाता है बुक से, और वो भी ऑथोराइज बुक से। गलती से भी इसको गूगल नहीं करेंगे। गूगल का आउटपुट है 7th, आए थे गूगल करके भी संगम एंड कंपनी, उसको मैंने 7th एग्जाम्पल बनाया। गूगल पे किस तरह से दिया है वो कुछ और ही चीज समझते हैं। पहले तो ये समझ लीजिए, क्या कहीं इसको एक्सेप्शन नहीं सोचना। प्रोबेबिलिटी फैक्टर नाम की एक चीज आनी है 12th की अगेन, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, 9 फॉर्म्स, इसमें प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, इसमें कम रही पॉजिटिव चार्ज के डील। मतलब मैं भी प्रोबेबिलिटी फैक्टर बता नहीं सकती आपको, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स आ, 12th में जब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लेंगे, रेट फास्ट कौन सा होता है, तो जो फास्ट होता है वो जल्दी बन गया, जो जल्दी बन गया मतलब मेरे को क्या मानना पड़ेगा, वो ज्यादा स्टेबल। तो कुछ ऐसी चीजें आनी है 12th में जो अभी नहीं लाई जा सकती, ये आपके पास नोटेड होना चाहिए। ये आप बहुत जगह गलती करेंगे, ये नीट के पास ये से क्या कंफ्यूजन आया था, मैं वो अगला बात कर रही हूँ। नंबर 7, जैसे ही मैंने ये ऑर्डर दिया तो अगले दिन फिर लेके आए मेरे पास, मैम अभी भी आप गलत बोल रहे हो, या इसमें प्रिंट इशू है। किताबों का प्रिंट इशू कहना थोड़ा सा रेयर है, हमसे पढ़ाने में, आपसे पढ़ाने में गलती, पढ़ने में गलती हो सकती है। बुक्स में प्रिंट इशू इज नॉट वेरी कॉमन थिंग, इट इज कॉमन बट हर जगह मैं नहीं सोच सकती। तो आ गए मेरे पास, अब आप इसमें टर्शरी को पीछे बता रहे, उधर आपने रेजोनेंस से आगे रख दिया टर्शरी को। इस पे ये था, गूगल से उठा के ले आए मेरे पास कि ये इसमें आपने कैसे टर्शरी को पीछे रख दिया। तो वो क्वेश्चन क्या था एक्चुअली, इसकी मैं अभी इसको आप बनाना मत, इसकी अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो एक स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है, चेक करना। मैंने ऊपर क्या लिखवाया, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन इज लेस स्टेबल देन टर्शरी कार्बोकेटाइन। तो मेरे पास वही बैच, वही ग्रुप उठा के लाए, जनवरी की बात है, कभी नहीं बोलती कि जेई पहली बार जब जनवरी अटेम्प्ट हुआ था, उस साल की बात, 2017-18। अब मेरे पास सबसे बड़ा पॉइंट उनके डिस्कशन का यही था, इधर आप कह रहे हो टर्शरी ज्यादा एज कंपेयर टू बेंजाइलिक, इधर मैम देखो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, और अगले ही क्वेश्चन में उल्टा, या आप गलत या बुक गलत, कुछ तो गलत है। ये सिंपल बेंजाइलिक नहीं है, ये एक तो सेकेंडरी बेंजाइलिक है। सेकेंडरी, अच्छा सेकेंडरी है तो क्या कर लूं मैं, हाइपरकॉन्जुगेशन कौन सा हो रहा है इसमें, दोनों साइड विनाइलिक कार्बन है, बात इनकी सही थी। इसलिए मैं कहीं नोट बस करना, मैंने उसका कंक्लूजन कैसे आया वो प्रोसेस बता, ये बच्चे ही पढ़ा के गए हैं मेरे
कि सेकेंडरी का मैं क्या कर लूंगी ना, इधर एलाइल मतलब इधर भी विनाइलिक एच है, इधर भी विनाइलिक एच है, कौन सा हाइड्रोकॉन्जुगेशन हो, तो काहे का सेकेंडरी आप दे रहे हो, लॉजिक। मुझे इस पे भी गिव अप करना पड़ा, ये भी नहीं बता सकती इनको। फिर मुझे क्या पकड़ में आई बात, इसके अंदर बेंजाइलिक होने के साथ साथ एलाइलिक भी तो है। इस साइड देखो तो बेंजाइलिक है, इस साइड देखो तो एलाइलिक। दो चीजें मिलकर टर्शरी से ऊपर हो सकती हैं, बेंजाइलिक टर्शरी से ऊपर नहीं हो सकती। ये उस साल के बच्चों ने मेरे को पढ़ाया वाया डाउट सेशन, देन आई एडेड टू माय स्लाइड्स कि ये तो आना चाहिए क्लास, इसी तरीके से आना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए इसकी डीपीपी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। शायद आप मेरे को कुछ दे दो अगले बैच के लिए, ये भी क्लास में लेना चाहिए था। राइट, दिस इज हाउ वी लर्न विद यू। सो यहाँ पर इसीलिए मैंने लिखा है नीचे बेंजाइलिक प्लस एलाइलिक। अब इसको और डिफिकल्ट करना है, ये जेई एडवांस में भी आया हुआ है ये, तो वहां से एक ऑप्शन मैंने चुरा लिया एग्जाम्पल के तौर पर। इसको जैसे मैंने पहले दिया था अगर मैं वैसे देती, दिस इज जेई एडवांस, दिस इज नीट, फर्क ये नीट के पास में है जो मुझे संगम ने दिया। फिर जब ने बहुत पढ़ा मैंने और कंपनी ने ढूंढा कहीं तो मुझे पास में, तो जेई एडवांस में जाके मिला। जेई एडवांस क्या दे रहा है आपको देख के पता भी नहीं चलना चाहिए बेंजाइलिक कह रहा है, बेंजाइलिक की तो खुशबू ही नहीं आने दे रहा भाई, आफ्टर रेजोनेंस बेंजाइल। दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग बेंजाइल प्लस एलाइल मिक्स हो गए ऑफ द मेथड, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी से ऊपर है। तो ये इसी सीक्वेंस में पढ़ने चाहिए जिस सीक्वेंस में हम पढ़ा रहे हैं, राइट जगह इंड्यूस करके। आ गया सबके पास, आगे चल सकते हैं। अब आपके लिए इजी एग्जांपल्स शुरू, इजी नहीं आपके जवाब नहीं सॉरी, देखना ये जो कार्बोकेटाइन मैंने बनाए हैं दुआ करो आए तो ये आए, जो स्ट्रक्चर जितने दिखने में खतरनाक है उतने आसान होते हैं, उसमें कुछ और करना नहीं। पहले तो मेरे बच्चे मुझे बताएं इसमें अल्फा एच कितने हैं, हाइपोकॉन्जुगेशन दोनों में होगा, दोनों में ही होगा, अल्फा एच कितने, मुनीश चेतन क्या 5, अनहद, इन लोगों ने पहले में बताया तो मेरे को दूसरे में बताओ। काश सेम आए, मैं वेट कर रही हूँ सेम आने चाहिए, तभी ये क्वेश्चन वैलिड बनता है, वरना तो फिर तो मेरा क्वेश्चन वहीं खत्म ही हो जाता। सेम नहीं है, चलो कोई बात नहीं, गिन लो एक बार, 1 2 3 4 5, एक के मैंने गिन दी, एक के खुद गिन लो यार, 1 2 3 4 6। अगर हाँ जी ये रहा ना कार्बन बेटा, ये 3D है प्लीज, ये क्रॉस सेक्शन नहीं है, ये 3D है, ये ऊपर जाता, ठीक है ये 3D है। तो हाइपोकॉन्जुगेटेड खैर आपने देख लिए क्योंकि मैंने पूछा, आपको आना चाहिए, खतरनाक स्ट्रक्चर देंगे और आपको पूछ लेंगे भाई इसमें कितनी हाइपोकॉन्जुगेटेड फॉर्म है, इसमें हाइपोकॉन्जुगेशन होगा या नहीं। नाउ माय पॉइंट इज इसमें हाइपोकॉन्जुगेशन हो या नहीं होगा, वो नहीं मेरे को ढूंढना, मेरे को एक चीज देखनी है, जो कार्बोकेटाइन वाला कार्बन है वो एक ब्रिज का हेड, अभी ब्रिज कौन सा है, बाइसाइक्लो कंपाउंड्स कहते हैं जिसके अंदर 2 साइकिल फ्यूज होती है। 2006 तक इसका यूपीएससी नोमेनक्लेचर भी जेई और नीट के सिलेबस में हुआ करता था, अब ये काट दिया गया। मेरी बुकलेट में एक दो एग्जांपल्स मिलेंगे, मैं उसको डिलीट नहीं कर पा रही हूँ, पूरा क्वेश्चन डिलीट होता है जिसमें 25 शब्द है, तो मेरे से बाइसाइक्लो उसमें डिलीट नहीं हो रहा है। 2 3 4 साइकिल्स अगर फ्यूज हैं तो उनको बाइसाइक्लो कहते हैं। जिन कार्बन को मैं रेड कर रही हूँ क्या वो ब्रिज है, अभी ब्रिज क्या होता है, एक वो जो 2 कार्बन हैं जो कॉमन है दोनों रिंग में, उनको जोड़ने वाले बॉन्ड को कहते हैं ब्रिज। यहां पर कौन से 2 कार्बन कॉमन है, तो वायुपेशी नोमेनक्लेचर हम करते थे, ब्रिज में कितने कार्बन है वो ब्रिज कार्बन के बीच में कितने कार्बन है वो ढूंढते थे, इसमें 0 कार्बन है तो हमें 0 लिखना पड़ता था उसमें, इसके ब्रिज में 0 कार्बन इन्वॉल्व है, इसके ब्रिज में कितने इन्वॉल्व है 1, वो तो ब्रिज वाले है ही। पॉइंट यहाँ पे ये कहने का है, इतने डिस्कशन से ब्रिज वर्ड समझ गए हो, अगर ब्रिज हेडेड कार्बोकेटायन है, ब्रिज्ड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, खत्म हो गया, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, लीस्ट स्टेबल एवर पॉसिबल। कोई तुमसे पूछे कनुशेयो जो है ऐसे अगर बैठ के लॉस्ट होते हो तो लिखो
या मेरे साथ आई टू आई कॉन्टैक्ट रखिए, ठीक है। लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, कल को कोई भी पूछ ले तो आपके मुंह पे पहला शब्द क्या आना चाहिए? ब्रिज्ड। तो ये वाले ब्रिज्ड कार्बोकेटाइन आर लीस्ट स्टेबल, ये आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है। दिस इज लीस्ट स्टेबल। इनमें भी ये ज्यादा स्टेबल है, कम से कम ब्रिज के बीच में कार्बन तो आ गए, लेकिन आप अभी इनमें ज्यादा कम के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। आपको भी ये पता होना चाहिए ब्रिज्ड कार्बोकेटाइन आर लीस्ट पॉसिबल लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइंस पॉसिबल। ये टोटल आप कनुष, दिस इज योर जॉब। 9th, कौन सा ज्यादा स्टेबल? दिस इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट किसी के लिए। फर्स्ट की सेकंड, जो लोग बाकी लोग जो बोल रहे हैं उस पर इन्फ्लुएंस मत होना, मुझे गलती करानी है, क्लास अभी अच्छी जो आप गलती करें। अगर आपसे करेक्ट हो रहे हैं तो वो एग्जाम्पल मेरे इसमें होने ही नहीं चाहिए, करेक्ट होने वाले डीपीपी में होने चाहिए और बिल्कुल ही ना होने वाले टेस्ट में होने चाहिए। ठीक, फर्स्ट क्यों? 3 अल्फा कार्बन की 3 अल्फा, एक ही साइड की अल्फा देखने की आदत क्यों? दूसरी साइड की अल्फा देखने की आदत, आपको जीओसी का टेस्ट दे दिया भाई, कितने अल्फा हाइड्रोजन? 5, इधर 4 हो गया। तो जरूरी नहीं है सबको डिफिकल्ट के नजरिए से सोचना, कुछ भी नहीं है इसमें रेजोनेंस इंडक्टिव, अकेला ऐसे ही बीच में लगा डाल देते हैं, देखें ज्यादा टफ सोचते सोचते इजी सोचना भूलते नहीं है। ये आते हैं नीट में, ये आते हैं जेई, और जो 4 साल पहले जेई में आया वो इस साल नीट में आता है। यूजली ट्रेंड ये चलता है, तो हम इसीलिए कॉमन ही रखते हैं ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन की, वो पकड़ रहे हैं हम लेवल। डन, आ गया सबके पास? चलिए 10th पता नहीं मैंने क्या सोच के लिखा होगा और क्यों छोड़ दिया। अच्छा 10th यहाँ आ गया, सॉरी एक स्लाइड एक्स्ट्रा। अब पेन पेपर छोड़ दो, अब तुम लोगों को सिर्फ दिमाग चलाना है और मुझे बताना है ऑर्डर। मैंने गाइडेंस दे रखी है, लेकिन पहले बताएंगे फिर नोट करेंगे। ओके, क्योंकि इसके अंदर पता नहीं मैंने प्लस आई क्यों लिख रखा है, व्हेन हाइपर कॉन्जुगेशन आई शुड नॉट राइट, बट ठीक है, दोनों पॉसिबल इफेक्ट्स। सबसे पहले वाले फॉर्म में अगर मैं देखूं हाइपर कॉन्जुगेशन है भी, क्यों लिखा है मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन? आई डोंट थिंक हाइपर कॉन्जुगेशन है। अच्छे एग्जांपल मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन लिखा है, ढूंढो यार। एक स्ट्रक्चर बना रही हूं, हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ होता है? या तो कार्बोकेटाइन में होता है, या फ्री रेडिकल में होता है, या एल्कीन्स में होता है। ठीक है, अगर मैं बेंजीन के सिर्फ एक ही बॉन्ड को देखूं, नहीं होगा हाइपर कॉन्जुगेशन, होगा ना? ये तीनों के तीनों अल्फा एच बन गए। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पे इतना टाइम लगा रहा है, एचओएच भी पढ़ाया उसके साथ। अगर मैं बेंजीन के सिर्फ इतने हिस्से को देखूं, हाइपर कॉन्जुगेशन तो है, चलो नहीं देखते हाइपर कॉन्जुगेशन, मैंने लिखा हुआ था इसलिए बोल दिया। मेरे को स्टेबिलिटी बताओ। ओके, आंसर इंडक्टिव इफेक्ट पे आने वाला है। चलो हाइपर कॉन्जुगेशन तो मेरे को था कि देखना बता दूं, क्योंकि एक ही हाइपर कॉन्जुगेशन, मैंने आपको हाइपर कॉन्जुगेशन में कहा था एक पेज छोड़ दो, छुड़वाया इसलिए था कि टोल्वीन का आना है, वो अगले चैप्टर में आना, अभी पढ़ाया भी नहीं सकती मैं आपको, तो शायद इसलिए लिख दिया कि एक बार बात कर लूं। आंसर इंडक्टिव पे है, हाइपर कॉन्जुगेशन देखने की जरूरत क्यों नहीं है भाई? हर तीनों में ही CH3 डबल बॉन्ड के पड़ोस में क्या ही कर लूंगी, अगर मेरे को आ भी गया हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें, तीनों में ही तो इग्नोर करना है। तो अभी क्योंकि वो हाइपर कॉन्जुगेशन हमने अगले चैप्टर में पढ़ना होता है, इसलिए बात ही खत्म। यस, इंडक्टिव इफेक्ट कमजोर होता जाता है जैसे जैसे दूर होता जाता है। कार्बोकेटाइन के ज्यादा पास, थोड़ा दूर, बहुत दूर। यहां तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या क्या लगा दूं, होता ही नहीं है, भूल जाओ, प्लस आई दिखा भी पाएगा, कहां वहां तक पहुंचे गए, तीसरे भी मर लेता है। यहां बहुत कमजोर, यहां फिर भी कुछ लग पाए, और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, या कह दूं प्लस आई इसके अंदर मैक्सिमम। प्लस आई मैक्सिमम की वजह से थोड़ा सा ही सही, थोड़ा सा ही सही डीलोकलाइजेशन तो वेरी स्लो, वेरी लेस डीलोकलाइजेशन।
इसके अंदर लीस्ट डीलोकलाइजेशन। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हुआ, यहां सिर्फ मुझे एक चीज चेक करनी होगी, मेटा पे तो इंडक्टिव लगता ही है, फ्लो में सोच लें बच्चे, क्योंकि मेटा पे रेजोनेंस है इसका, नो इंडक्टिव पोजीशन पे होता है। और ये हर साल का सच है, आप ये मत सोचना मैम ने वहां दिमाग पढ़ लिया, मैं यही पढ़ पढ़ के थकी पड़ी। ठीक, आ जाते हैं मेटा पे कैसे इंडक्टिव लगा रहे हो आप, अरे भाई मेटा पे रेजोनेंस नहीं लगता, इंडक्टिव लगता है। ठीक है, सिर्फ यही गलती करानी थी। 11th योर कॉल। अभी रिपीट है सारे, अब जस्ट मैं सिर्फ चेरी ऑन केक की बात कर रही हूँ जो तुमको आनी चाहिए। ध्रुव, आर्यन, आर्यन थर्ड सबसे अच्छा, क्यों भाई ऑर्थो और अच्छा, क्यों थर्ड सबसे स्टेबल, क्यों, क्योंकि रेजोनेंस तीनों में है इसलिए। अच्छा तुम रेजोनेंस नहीं देख रहे की गल, रेजोनेंस देखो सारी इंडक्टिव से तो गई मैं, रेजोनेंस देखो, आई एम वेटिंग। समर 11th वाला, मैंने प्लस आर लिखा हुआ है, पता नहीं क्यों लिखा हुआ है लेकिन लिखा हुआ है भाई इसका प्लस आर। अच्छा कैसे पता चलता है प्लस आर किसका होगा, ममता ने जुगाड़ बताया था। यस, अगर अटैच्ड एटम के ऊपर लोन पेयर है, आप बंद करके प्लस, तो अटैच्ड एटम पे नीले नीले बिंदियां लगा रखी है, मैंने दिखनी नहीं तुमको, तो इसमें प्लस आर है, इसमें भी प्लस आर है, दोनों ज्यादा स्टेबल होंगे। इसमें मेटा पोजीशन पे आर लगता नहीं, इसमें प्लस आर नहीं है। लीस्ट स्टेबल की कैटेगरी में तो ये डालो बच्चों कि इसमें प्लस आर ही नहीं है, उसको डीलोकलाइज करने वाली मेन ताकत तो गायब है, तो इसमें तो जो भी आएगी स्टेबिलिटी सबसे कम आएगी, लीस्ट स्टेबल। फाइट अगेन वही वाला क्वेश्चन फिर से आ गया ये, तब मैंने OH में दिया था ऑर्थो पैरा की फाइट, अब मैंने OCH3 में दी। और मुझे बताओ लीस्ट में तो ये आ गया, बचे में दोनों, मोस्ट में कौन सा, क्योंकि प्लस आर इसमें भी उतना ही है जितना इसमें, इसमें माइनस आई जो खींच रहा था वो नेग्लिजिबल है, इतनी दूर क्या खींच पाएगा, इसमें माइनस आई इतना सा ही सही एड ऑन हो, तो ये लीस्ट, कैन आई से दिस इज मोस्ट, और वो बीच में आ गया। एनी कंफ्यूजन? अब जो कंफ्यूजन आएंगे वो सिर्फ आपके लेस फोकस या थकने की वजह से या सोचने का मन नहीं कर रहा उस वजह से आएंगे, आ सब कुछ गया। अब ये कॉम्बिनेशन तरह तरह के आपको देके क्लोज करना है मेरे को, इसका आंसर मैंने नीचे रख रखा है शायद। ये हम वो आ गए जिसमें 5, 6, 8, 9, 12 केसेस होंगे। टेक योर टाइम गाइस एंड टेक मोस्ट और लीस्ट उठाओ, लाओ यादवी मोस्ट स्टेबल, जो सबसे आसान है ढूंढना। क्या यार फर्स्ट, जल्दी, गलत, फोर्थ, और भी ज्यादा गलत, तो बचा क्या है, सीरियसली प्लीज सीरियस हो जाओ, हर गुन हर रोज। सबसे स्टेबल कौन सा, मेरे को सबसे स्टेबल बहुत इजी दिख रहा है इसके अंदर, इसीलिए वो पूछ रही हूँ। प्रणव सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा, भव्या मैम फर्स्ट। फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल, इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ, क्या बात है यार, जिनमें लगे पहले उनके इफेक्ट लिखो नीचे, या सोचो, लिखो नहीं सोचो, लिख लो मेरे को, इसमें कौन सा इफेक्ट याद नहीं, माइनस क्या, आर मैम खुद कर लो, आई देखा, आर इट इज गीतांजलि, आर तो होता ही नहीं रेजोनेंस, तो इसमें CH3 कब से रेजोनेंस दिखा रहा है, रेजोनेंस में लोन पे रो 5 बॉन्ड हो कुछ तो, प्लस आई के अलावा रेजोनेंस सोचो, कुछ और सोचो, रेजोनेंस और आई के बीच में कोई है, पंडित और जनता के बीच में कोई था, हाइपर कॉन्जुगेशन, भाई बेंजीन रिंग के साथ CH3 लगा हुआ, अभी भी थोड़ी देर पहले बताया, उसको ऐसे ही लो, डबल बॉन्ड के साथ CH3 तो हो गई ना हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स, सॉरी गलत बोला बना दिया, डबल बॉन्ड के साथ CH3 चेक, डबल बॉन्ड के साथ CH3 हो गई ये अल्फा 3, तो इसके नीचे जब तक तुम, जिस दिन तुम ये लिखने लायक, मेरे को 3 साल लगे हैं एग्जाम्पल सेट करने में, कुछ तो होगा ना, तो 3 दिन तो लगेंगे मेरे को, चलो एग्जाम्पल की सीक्वेंस सेट करने में लगा है कि बच्चे को क्या दिक्कत आती है, तुम्हारे को पकी पकाई खीर मिल गई है, अब इस पे एब्जॉर्ब करने में टाइम लगेगा, इसको ये मत सोचना आज आ जाएगा, सॉरी
नहीं, मैं अगली क्लास में टेस्ट रखती हूँ ऑब्जेक्टिव, अगली क्लास में इसलिए रखा कि मुझे पता है क्या होने वाला है, राइट। इसीलिए कल की पूरी मॉर्निंग आपके लिए है, परसों की पूरी मॉर्निंग आपके लिए, कोई पिछली डीपीपी लेके नहीं आएगा, टेस्ट लेके कर रही हूँ ये क्लास। जो भी लोग जिस भी टाइम आएंगे विल गिव यू प्रायोरिटी बिकॉज दिस इज क्लास 12, दिस इज नॉट क्लास 11। तो अब मेरे को यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन मेटा पे नहीं होता, हाइपर कॉन्जुगेशन भी मेटा पे अगर नहीं होता, एज्यूम कर लेते हैं अभी आपके थोड़ा सा इजी के लिए आएगा, मैं इससे बच नहीं रही, थोड़ा आसान कर देती अब माइनस आर हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस आर, और इसमें कुछ भी नहीं। अब देखो किसी में डीलोकलाइजेशन हो रहा है, प्रायोरिटी किसको देते हो, रेजोनेंस को, पहले रेजोनेंस वाले केस। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, इसमें हो रहा है डीलोकलाइजेशन, और इसमें क्या हो रहा है, यही बात खत्म होगी मोस्ट और लीस्ट की। तो इसमें डीलोकलाइजेशन मैक्सिमम, तो ये ज्यादा, इसके अंदर ठीक है लोकलाइजेशन, ये लीस्ट स्टेबल। फिर तो अब मैं इसका ऑर्डर बनाऊं, इसको मैं फोर्थ कर दूं बच्चों, ठीक है। लीस्ट में तो मैंने कौन सा रख दिया, नहीं पहले मोस्ट लिख दी, फोर्थ। लीस्ट में क्या रखे बैठी हूं मैं वेट कर रही हूं, करवाओ आगे। इसमें कम से कम हाइपर कॉन्जुगेशन, नेक्स्ट तो रेजोनेंस पर हाइपर कॉन्जुगेशन ही आता है, तो यहाँ क्या कर दूं, और इसमें ना लोकलाइजेशन है ना डीलोकलाइजेशन, लोकलाइजेशन से बेटर ही था फर्स्ट, ठीक है। ये हुआ आपके पास ऑर्डर। मैं हाइपर कॉन्जुगेशन एट मेटा अभी रोकना चाह रही हूँ इस चीज, ठीक है, कर लेंगे वो भी, बट पहले इतने को संभालना शुरू हो गया सबके पास। नाउ क्लोजिंग, इस पर्टिकुलर कार्बोकेटाइन कैटेगरी की क्लोजिंग में जो स्पेशल केसेस की इंफॉर्मेशन देनी होती है, ये है पूरी स्लाइड एफएमई पे पढ़ना, ये सारा पढ़ा के आ चुकी हूँ, मेरे को पढ़ाना कुछ नहीं है। पहले ये 3 केसेस देख लो, ये सारा पढ़ा के है। एफएमई शब्द ना भी दिया होता तो मेरी रेजोनेंस की पहली क्लास से आपको ये आता होगा। मैंने तो सल्फर के केसेस भी करा दिए, कल उस हाथों को सपोर्ट देके नहीं बैठना, मैं दूसरी बार बोल रही हूँ। किस किस में एफएमई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट में एफएमई नहीं है, अटैच्ड एटम पे लोन पेयर होना चाहिए, ओनली सेकंड और थर्ड। ये 4 मेरे को ऐसे केसेस देंगे जो चारों बहुत अलग, ये दोनों सबसे आगे आ जाएंगे क्योंकि एफएमई, और मैंने नीचे आर और आर लिखा है, आप जानते हैं रेजोनेंस के बजाय इसको हम बेटर वर्ड क्या देते हैं, एफएमई। तो सेकंड और थर्ड में सेकंड क्यों आगे, बहुत बार करा दिया, नाइट्रोजन जल्दी दे देता है, तो सेकंड और थर्ड की फाइट खत्म। फर्स्ट और फोर्थ में, फर्स्ट में क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन है भाई, 3 अल्फा एच, रेजोनेंस पर कौन आता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें क्या दिक्कत थी, जब आपको प्लस आर और माइनस आर करा रहे हैं तो हमने ये भी बताया होगा, जिनमें खुद में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है वो तो हमेशा मांगता है, खींचता है, ये तो लोकलाइज कर गया, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये आया मेरे पास लीस्ट। यानी एफएमए की डेफिनेशन ऑन पेपर इसमें आएगी, लोन पेयर इन कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड एज फ्री मेसोमेरिक इफेक्ट, हाईएस्ट स्टेबिलिटी इज गिवन टू कार्बोकेटाइन बाय दिस इफेक्ट, जिसको हम गॉड बोलते हैं। तो ये आपके पास एफएमए है। अब यहाँ देखिए ब्लू कलर से कुछ लिखा है, तभी मैंने कहा था जब एफएमए की स्लाइड आएगी वहां एक बात करूंगी, जब मेरे सारे इफेक्ट्स के एप्लीकेशन खत्म हो जाते हैं सब बताया जाता है। आपने देखा मैंने कहीं भी हेलोजन लगा के नहीं पूछा, OCH3 लगा लिया, NO2 लगा लिया, CH3 लगा लिया, और उसी के साथ C ट्रिपल बॉन्ड N लगा लिया। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप सबसे इजी में हेलोजन क्यों नहीं लेकर आई अब तक, Why I am not using हेलोजन, जो सबसे इजी पड़ता मुझे, क्योंकि वहां कुछ उल्टा खेल होता है, और अब मेरे को उल्टे खेल वाले केसेस लेने हैं हेलोजेंस के अंदर। ये आपकी क्लास 12th का ऑर्गेनिक के फर्स्ट चैप्टर का बहुत बड़ा हिस्सा है, जो आपको उस वक्त एक ही लाइन में पढ़ना होगा टाइम सेव करने, कि हमें पहले से ही पता है एक हेलोजन ही ऐसे हैं जिसमें रेजोनेंस को कौन ओवर पावर करता है, इंडक्टिव। पहले नहीं बता सकते, पूरे इफेक्ट्स में
सिर्फ एक ही जगह इंडक्टिव मोर डोमिनेटिंग है एज कंपेयर टू रेजोनेंस, और वो क्या है, हेलोजन। इसीलिए अब तक एक भी एग्जांपल में इंडक्टिव, अकेले इंडक्टिव के अलावा मैं हेलोजन लाई नहीं रिंग के साथ। तो अगर कोई नोट कर रहा है तो मैं उसके लिए वेट कर रही हूँ, अगर नोट नहीं कर रहे तो मैं आगे बढ़ूंगी। इज देयर एनीबॉडी हु इज नोटिंग डाउन? ओके, कंप्लीट करो इसको, फिर मैं आगे बढ़ूँ। कहीं कोई खटक रही हो बात तो आई एम वेटिंग, कुछ भी खटक रहा हो तो आई एम वेटिंग। क्लियर है? तो सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देते हैं? लास्ट में ये है, बाकी सब जगहों के, लेकिन हेलोजन्स के लिए रिवर्स। ठीक है, अब हम उधर पहुंचते हैं। ये मतलब किसी की भी कॉपी से ये चीज गायब नहीं होनी चाहिए। ये बुक्स में नहीं मिलता, लेकिन जेई नीट एडवांस सब जगह भरा पड़ा है बिट्स। ये देखना, इसको मैंने सीपीएम लिखा है, एफएमई के बाद अब एक और एब्रीविएशन आ गई सीपीएम, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। कॉमन नेम है, यूपीएससी मत लगाने लग जाना। साइक्लोप्रोपाइल तो समझ ही आ रहा होगा, और उसके साथ मिथाइलिन है, मुझे भी पता है, लेकिन कॉमन नेम ना मानता कुछ नहीं, जो मर्जी चला लो, मिथाइलिन भी कर सकते हैं इसको, जो मन है। इनको इन शॉर्ट आपको क्वेश्चन में भी सीपीएम लिखा मिलेगा, तो आप मेरे से पूछ नहीं सकते सीपीएम क्या है। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, ये है मेरे पास। ये कार्बोकैटायन भी अपने आप में कुछ गजब ही स्टेबल है। क्यों है? अब मेरे से बस पूछना मत, लास्ट ईयर भी कुछ बच्चों को मना किया था, डांसिंग रेजोनेंस घुसना भी कोई जरूरत नहीं है। डांसिंग रेजोनेंस क्या पढ़ लें आप, फॉरेन की बुक्स या गूगल, तो बुक्स तो कहीं खोलते हैं, टक टक टक, ये जो बंदूक सी है आपके हाथ में डाला। डांसिंग रेजोनेंस इज नॉट योर कप ऑफ टी एट ऑल। क्रॉस कॉन्जुगेशन था, मैंने बताया, ये भी हमें बच्चों के प्रेशर में डांसिंग रेजोनेंस वर्ड लाना पड़ा है। अदरवाइज जब तक ये गूगल नाम की चीज नहीं थी 2007-8 तक, तो हम, जब तक बच्चों के पास फोन नहीं थे, हम डांसिंग रेजोनेंस बोलते भी नहीं थे। सीपीएम भी बहुत ज्यादा स्टेबल है। कंपैरिजन में कहाँ रखूंगी? अगली स्लाइड पे अब तक के पढ़े सारे कार्बोकैटायन का कंपैरिजन दूंगी, लास्ट मेरी क्लोजिंग हो। सारे कार्बोकैटायन का एक जगह ट्रेंड तो मिले, बार बार कुछ 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 हो ही जा रहा है। सो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल में एक बहुत ही डिफरेंट टाइप की रेजोनेंस होती है, जिसको डांसिंग रेजोनेंस, और वो नॉर्मल रेजोनेंस से बहुत ज्यादा स्टेबल, इसलिए ये भी ज्यादा होंगे स्टेबल। अगर कोई मेरे से इस कार्बोकैटायन में स्टेबिलिटी पूछे, इन तीनों में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी इज नॉट द रीजन, डांसिंग रेजोनेंस इज द रीजन। तो अब इसमें तो कोई भी कह दे है ये टर्शियरी नहीं, 3 साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, इसमें 2 साइक्लोप्रोपाइल रिंग, इसमें एक ही साइक्लोप्रोपाइल रिंग, तो सीपीएम भी एक है। भाई मैं सीपीएम को पहले रखूं कि एफएमई को कोई बता रहे, जिसमें मैंने गॉड बोला हो तो गॉड ही रहे, राइट? तो ये मेरे पास एक और केस था, ब्रिज वाला अलग था, ये अलग था। अब जो लोग सुन रहे हैं ध्यान से, वो मुझे इसमें ऑर्डर लगा के बताओ। इसमें मैंने एफएमई नहीं दिया, क्योंकि अब तक मैंने ये नहीं बताया, वो आप ही बता दो, बट एफएमई गॉड है तो वो सबसे ऊपर। मैंने एफएमई हटा दिया कि वो तो तुम देखते ही सबसे आगे लगा, क्योंकि हो गया उसका, बहुत हो गया एफएमई। मुझे मोस्ट स्टेबल चाहिए, लीस्ट स्टेबल चाहिए, सबसे मोस्ट ही दे दो चलो, क्योंकि साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन है, कोई तुमसे पूछे भी तो कह सकते हो डांसिंग रेजोनेंस कुछ है। फर्स्ट तो दे दिया, तो फर्स्ट का तो हो गया, अब बाकी फर्स्ट को भूल जाओ। कोई लीस्ट के लिए बताना चाहे? आर्यन, समीर, आनंद शर्मा, आंसर नहीं आया आज तुमसे? लीस्ट बताओ, मोस्ट तो क्लास में दे दी है। प्रणव, हरगुन, लीस्ट बता दो, मोस्ट तो आ गया। मैम सेकंड। सेकंड, वृंदा आपने भी कुछ बोला या प्रणव ने? मैं सुन नहीं पाई। फोर्थ। फोर्थ, यहाँ से ऑनलाइन वाले बच्चे दे रहे हैं सेकंड या फोर्थ।
अब ना एक काम करो, रेजोनेंस वाले केसेस को उड़ा दो, वो तो लीस्ट हो ही नहीं सकते। तो रेजोनेंस जिन जिन में है ना वो उड़ाओ। ये तो एलाइलिक है, इसमें रेजोनेंस होगी, मेरे को नहीं देखना चाहिए। ये तो भाई बेंजाइलिक है, वो भी 3 3, इसे उड़ा दो। इसमें भी बेंजाइलिक दिख रहा है, इसे उड़ा दो। इसमें भी बेंजाइलिक दिख रहा है, इसको उड़ा दो। टर्शरी तो बेंजाइलिक से भी ज्यादा था, इसको उड़ा दो। कौन बचा? जिसमें रेजोनेंस नहीं है, सिर्फ हाइपोकॉन्जुगेशन। लीस्ट की बात हो रही थी। फर्स्ट इज मोस्ट, सेकंड इज लीस्ट। ऑर्डर लगाओ बच्चों, नीचे आंसर है तब दिखाऊंगा। सिर्फ शुरू करा दिया, कैटलाइज कर दिया प्रोसेस। जब हम रिटायर्ड हर्ट होते हैं, हमें कहीं चोट होती है, हमें कहीं दर्द होता है, उस वक्त हम हमेशा ज्यादा परफॉर्म करते हैं। अच्छा क्यों? क्योंकि हमें पता होता है हम बाकियों से एक फैक्टर आज डाउन है, तो हम अपनी सारी सेंसेस को बहुत ज्यादा लगाते हैं कॉन्सेंट्रेट करने। तो कभी कॉन्सेंट्रेशन की अच्छी डेफिनेशन हो ना, तो कहीं दर्द हो रहा हो ना, उस वक्त आपकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है पढ़ाई में, क्योंकि आपको पता है बाकियों से पीछे छूट रहेगा, आपका दिमाग आपको इंसिस्ट करता है और जब भूल जाते हैं। दिस इज हीलिंग पावर ऑफ क्लास। ठीक है, मेरा तो यही होता है, आपका पता नहीं। मेरे घर वाले तो कहते हैं बुखार हो तो छुट्टी मत कर, तो क्लास लेने जाते। ठीक ही होके आई। ठीक है, सो इट इज हीलिंग पावर। तो आपके लिए भी होपफुली हीलिंग पावर आए। चलिए फर्स्ट सेकंड के आगे अब आप तो अब कर लोगे। 11th का मेरे 12th में वैसा कुछ नहीं था। तो मैंने पढ़ाना शुरू किया तब मेरे को मतलब मेरे को पहली जॉब जो मिली वो केमिस्ट्री में मिली। मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों में बहुत इंटरेस्टेड रहती थी। फर्स्ट वैकेंसी, फर्स्ट ऑप्शन केम टू मी, हमारा केमिस्ट्री का टीचर भाग गया, पढ़ा दो। मेरा बायो के मैम है, वो नहीं भागी है, केमिस्ट्री का टीचर भाग गया। तो मैंने कहा मेरे को एक दिन दो। मैंने एक दिन सोचा मैं क्या पढ़ाऊं, केमिस्ट्री पढ़ाऊं बायो पढ़ाऊं, दो में बराबर ही आता था मेरा रिस्पॉन्स। डबल ऑनर्स थी, चाहे मैंने एमएससी केमिस्ट्री की थी, बट बायो मुझे बहुत ज्यादा पसंद। तो बायो पढ़ाना शुरू कर दिया या केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दिया, उससे डिसाइड हुआ कि मैं क्या पढ़ूं। तो अगर आप ये सोचें कि हायर एजुकेशन में हमने क्या पढ़ा है उसकी वजह से हम पढ़ा रहे हैं, तो नहीं। इट इज जस्ट अ स्किल कॉल्ड एज कम्युनिकेशन स्किल। तो टीचिंग सब्जेक्ट मेरे को एक्सीडेंटली मिल गया केमिस्ट्री। किसी को लगा ये एमएससी केमिस्ट्री है तो इसको आता होगा, नहीं। मेरे को पूरा पढ़ना पड़ा। एमएससी केमिस्ट्री हम भूल जाते हैं, आप भी भूल जाओगे कुछ टाइम बाद, ये 12th में क्या पढ़ा था, 11th में क्या पढ़ा था। सेम इज विद अस। तो जैसे आप अपने आप किसी और से एक्सपेक्ट करते हैं हाउ टू कम्युनिकेट ताकि हमें आ जाए, चीज इजी लगे, अपने दिमाग के साथ भी वही करिए। कम्युनिकेट थिंग्स इन अ इजी वे टू योर ब्रेन, टू योर माइंड, टू योर नोट्स, ताकि आपको आसान लगे। तो हो गया ये मेरे लिए तो वाकई सेंस ऑफ अचीवमेंट है। मैंने उम्मीद नहीं की थी। पहले मैंने सिर्फ 10 स्लाइड सोची थी आज, क्योंकि गैप के बाद आ रहेगा। तो मैं देखिए कि गैप के बाद रगड़ देंगे क्या हो। 2 लेक्चर का गैप पड़ ही रहा है, टेस्ट मैंने मंडे को लेना है। फिर मैंने दिल पक्का किया नहीं, आज रगड़ती हूँ मैं। तो ओवरऑल पूरे का ये अभी पेंडिंग है AR, ये अगले चैप्टर में इंट्रोड्यूस होगा। AR इज एरोमेटिसिटी। अभी ये टर्म नहीं आई है, आएगी, बट प्रॉब्लम है ना, ऑर्गेनिक 6 चैप्टर है और होना चाहिए था एक ही चैप्टर। ये अभी पेंडिंग है, आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ओवरऑल देखिए आप CPM को FME के आसपास कहाँ रखा है मैंने। अब इसके अंदर इतना सा है नहीं, आपको पता है टर्शरी आगे आता है, बेंजाइल, फिर एलाइड, फिर सेकेंडरी। तो ये तो सिर्फ कौन सा इफेक्ट कब लगाना है, लेकिन वो मिक्सचर में आपको पहले कराई। तो अगर आप ये सोच रहे हैं इससे आपका काम चल जाएगा, नहीं, काम किससे चलेगा वो मैं 12th में दूंगी ऑर्डर, या अगले चैप्टर में। मैं इस चैप्टर में तो दूंगी नहीं जिसमें सारी वेराइटी लिख दो आप, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, एलाइल, बेंजाइल, बेंजाइल में भी सेकेंडरी, एलाइल में भी सेकेंडरी, वो अभी नहीं दूंगी। पहला दिन तो वो बहुत हेवी हो जाता है। क्लियर है सबको? यहाँ कोई इशू? चेक करो एक बार, इसके हिसाब से मेरे को बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन। भेज दो। अनन्या आपके पेरेंट्स कह रहे हैं घर आ जाओ, कुछ काम है। तो चाहिए चेक सोचो, इसमें इंडक्टिव से आंसर आना चाहिए। रेजोनेंस है ही, इंडक्टिव के सामने रेजोनेंस कमजोर पड़ जाता है। कल का टेस्ट आया ना आया नहीं, आगे 2 बजे तक मिला।
और वो टेस्ट जो मैं सेंटर के लिए उसके लिए मैं भी आपको बारकोड शेयर करूंगी। थैंक यू बच्चे, सेम थिंग जी। आंसर क्यों 3 वाला मोस्ट स्टेबल क्यों दे रहे हैं हम? सीधे छोटा 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 शब्द, मुझे पता बहुत सही आंसर है जो छोटा शब्द लोकलाइज। जो लोकलाइजेशन बोल रहे आज टॉपिक तो घुस गया, भूलने में कितनी देर लगती है 24 घंटा में, वो अलग बात है। लेकिन क्लासरूम का टॉपिक घुस गया। डी लोकलाइजेशन बोलना आसान हो, लोकलाइजेशन सोच के बोलना मुश्किल होता है। तो जब आप इस तरह से सोचने लग जाएं तो वी आर मूविंग इन राइट डायरेक्शन। इसके अंदर लोकलाइजेशन इज लेस। क्यों? Because minus I effect diminishes with distance, है ही नहीं। और इसके अंदर सबसे ज्यादा, तो इसके अंदर मोस्ट लोकलाइजेशन। बस इसमें आपको थोड़ा सा अपने लिए कल्चर शॉक क्या लग रहा है, हेलोजन पे लोन पेयर होने के बावजूद भी मेरे को रेजोनेंस नहीं सोचना, ये कल्चर शॉक है, बस वो है आदतदार। ठीक है, चलिए। ये जो मैं सोच रही थी नहीं दूंगी, दे ही दिया, फिर मैंने नहीं माने होंगे लास्ट ईयर वाले बच्चे, तो देना पड़ा होगा। मैंने इसमें सीपीएम और एफएमई नहीं रखा, वो फायदा ही क्या है, फ्रेंड को लंबाई तो करना है। जो कंफ्यूजिंग वाले हैं वो देखो, बेंजाइल कौन सा, ये मेरे साथ बोल रहे हैं तब पता लगेगा। ये है टर्शरी बेंजाइल, ये है सेकेंडरी बेंजाइल। लगी है एफएमई मत सोचना, एफएमई नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है एफएमई, राइट? ट्रिपल बॉन्ड का मतलब कुछ और ही होता है। पॉइंट ये है इसमें रेजोनेंस है, एफएमई से क्यों अलग है ये? भाई इसमें पॉजिटिव चार्ज खत्म नहीं है, एफएमई में खत्म हो रहा है, इसीलिए एफएमई सबसे आगे आता। मैंने एफएमई और सीपीएम नहीं रखा है, वो तो बाय डिफॉल्ट आगे वाले थे, वो तो डिफिकल्टी लेवल ही नहीं है उसमें कुछ। ये एफएमई से अलग है, इसमें पॉजिटिव चार्ज मर नहीं रहा है। हाँ, पॉजिटिव के पड़ोस में लोन पेयर है जिसमें से ऑक्सीजन बेचारे को 3 बॉन्ड बनाने पड़ते जो नेचर फेवर नहीं करता, तो यही था। देन टर्शरी, टर्शरी के बाद एवरीवन, बेंजाइल, देन सेकेंडरी, देन एलाइल, देन प्राइमरी। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे तुम पॉजिटिव चार्ज ला रहे हो, बुरा मान जाएगा, वो ज्यादा नेगेटिव। sp3 वाला पॉजिटिव था, उस पर पॉजिटिव चार्ज चलेगा, लेकिन sp2 वाला आपको रेजोनेंस की कंट्रीब्यूशन में मैंने बताया, पॉजिटिव प्रेफर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रेफर नेगेटिव चार्ज। sp2 वाले पे तुमने पॉजिटिव चार्ज ला दिया, ये बहुत ही बुरा मानने वाला है। 12th के बहुत रिएक्शन मेरे इस पे आई। फिर प्राइमरी, प्राइमरी बहुत पीछे आ। फिर आज मैंने आपको 2 नई टर्म्स दी, बेंजाइल और एलाइल। डबल बॉन्ड वाली ये मैंने कॉमन नेम कल्चर वाले दिन दिया था, बिफोर इक्विलिब्रियम। मैंने इक्विलिब्रियम से पहले, आपको याद हो 2 लेक्चर नोमेनक्लेचर के लिए, इक्विलिब्रियम ही था ना वो, हाँ उससे पहले। इसको कहते हैं विनाइल। ये मैं यूजली 12th में देती हूँ, बट लास्ट ईयर आया होगा प्रेशर मेरे ऊपर, इससे मैंने दे दिया होगा। इसे कहते हैं विनाइल। इसे क्या कहेंगे, नाम देना होगा, बेंजाइल तो नहीं कह सकते, इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं, इसको बेंजाइल दे देते हैं। अगर आपके पास चॉइस होती, आप इस कार्बोनेट का नाम क्या रखते? बेंजाइल तो नहीं, बेंजाइल जो है बेंजीन के साथ एक कार्बन हो, बेंजीन कैटायन। बेंजीन तब जब पूरा हो, C6H6, एक H तो निकला होगा, फिनाइल। जब C6H5 कर देते तो क्या आता है, फिनाइल ही तो आता है। तो ये है फिनाइल कार्बोकेटायन। ये क्या होगा, इसको नाम देना हो तो शब्द मिथाइल कार्बोकेटायन। इसे कुछ नहीं देते, इसका कोई नाम नहीं है बाई चांस। ठीक है, एसिटाइलिन होता है CH डबल बॉन्ड C, बट इसका बाई चांस कोई नाम नहीं। तो सबसे कमजोर कौन है? sp में तुम पॉजिटिव चार्ज दे, sp हाइब्रिडाइज्ड विल नेवर टेक पॉजिटिव चार्ज। ये हम यूजुअली क्लास 12th में देते हैं, बट डे 11th में ठीक है, आप
MS चौहान करेंगे टकराइन की चीजें में क्या क्या छोड़वाओ। एरोमेटिसिटी वाले सारे छोड़ने पड़ेंगे अगले चैप्टर में एरोमेटिसिटी। फिर मैं ये एरोमेटिसिटी का गैप भी भर दूं। एक ही गैप रह गया, 12th में एग्जाम्पल्स बढ़ते जाए। 12th में इसमें मैंने अभी आपको क्या दिया है यहाँ पर, बेंजाइल। मैंने बेंजाइल प्लस एलाइल नहीं, मैंने अलग से बता दिया। मैं इस ट्रेंड को जितना लंबा करूंगी उतना कॉम्प्लिकेट, वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। बेंजाइल प्लस एलाइल है तो वो टर्शरी से पहले आए, वो सारे केसेस यहाँ इन्वॉल्व नहीं कर सकती। ये पूरी 12th में भी आएगा, पूरी 11th में भी आएगा। ये हमेशा आपके पास होना चाहिए, नॉन एनसीईआरटी पार्ट, राइट। नीट पार्ट है, जेई पार्ट है। तो इसको क्लोज करें आज। दिस इज लास्ट स्लाइड फॉर कार्बोकेटाइल स्टेबिलिटी। देखना क्या है, ये एक यही चीज है जो मैं बैक बॉन्डिंग में करा नहीं पाई थी जब आपको बैक बॉन्डिंग कराई थी, केमिकल बॉन्डिंग। अब अगर मैं केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन प्लान करूं तो मैं ये डाल सकती थी। कोई कहेगा ये केमिकल बॉन्डिंग से, कोई कहेगा नहीं नहीं ये ऑर्गेनिक से। चेक, दोनों कार्बोकेटाइन में क्या चीज है, 3Cl और 3F, राइट। आप कोई इफेक्ट सोच रहे हो इंडक्टिव, कोई इफेक्ट सोचो FME। अब आपको पता है FME में मैंने हेलोजन नहीं दिया क्योंकि हेलोजन में रेजोनेंस पीछे रह जाता है, उसमें इंडक्टिव ज्यादा होता है। ये भी जेई एडवांस का है वो क्वेश्चन। ये दोनों केसेस, इन दोनों में मेरे को इफेक्ट तो एक ही नजर आ रहा है, इंडक्टिव। बच्चों अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट से चलूं तो इंडक्टिव इफेक्ट इसका ज्यादा है, ये ज्यादा लोकलाइज करेगा, ये कम लोकलाइज करेगा। लेकिन मैं एक बात नहीं भूल सकती, फ्लोरीन पे जो लोन पेयर है वो कौन से ऑर्बिटल में, 2p, और इस पे जो वेकेंट ऑर्बिटल है वो कौन सा है, 2p। इसमें प्रॉपर बैक बॉन्डिंग होगी। बैक बॉन्डिंग में आपने BF3 में ही तो देखी है, और किस में देखी है, BF3, BCl3, BBr3, Bl3, बैक बॉन्डिंग इन्हीं में होती है। तो कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया तो बोरोन ने तो पहुंचा दिया आपने उसको, एक ग्रुप पहले ही तो पहुंचा दिया। तो यहां पर बैक बॉन्डिंग अच्छी क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि 3p से 2p ओवरलैप कमजोर होगा, 2p से 2p ओवरलैप अच्छा। तीनों के तीनों क्या डीलोकलाइज छोड़ो, इसके पॉजिटिव चार्ज को ही खा गए, उड़ा ही दिया इसका पॉजिटिव चार्ज, राइट, या बांट लिया आपस में, कुछ ही कह लो। अंडरस्टूड है। अगर मेरे को CF3 पॉजिटिव और CCl3 पॉजिटिव में पूछेंगे, बैक बॉन्डिंग की वजह से CF3 वाला ज्यादा स्टेबल और CCl3 वाला कम स्टेबल। फिर तीसरा और आग लगाने को मैं ये दे दूं, नहीं जी मेरे को तो मिथाइल कार्बोकेटाइन से करना है। अब इसका 1 2 3 आप सीक्वेंस देख लेना। मैंने तो सोचा 2 ही केसेस हैं तो मैं वहां चल पड़ी। थर्ड को तो बाय डिफॉल्ट आगे रख दूं बैक बॉन्डिंग, तो पॉजिटिव चार्ज ही खत्म। FME वाली बात थोड़ी बहुत हो गई, बट FME कहना नहीं चाहिए इसको। जो भी है, बैक बॉन्डिंग ट्रू बॉन्ड बन गया, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। अब आती है बारी सेकंड और फर्स्ट, जहां बैक बॉन्डिंग नहीं, वहां 3 इंडक्टिव इफेक्ट वाले, इसमें कम से कम कोई लोकलाइज तो नहीं कर रहा। इसके अंदर 3 Cl इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से क्या कर रहे हैं, बैक बॉन्डिंग तो भूल जाओ, लोकलाइज, इसमें कोई लोकलाइज तो नहीं कर रहा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, ये आपके पास आया। बैक बॉन्डिंग इज मोर इफेक्टिव इन CF3 पॉजिटिव ड्यू टू 2p ओवर। तो यहाँ आपका कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी इस साल के लिए तो खत्म होता है, ऐसा नहीं है इसमें और चीजें नहीं आएंगी, बट इससे ज्यादा इस साल पढ़ाना आपके लिए कॉम्प्लिकेट करना है, विच आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ऑलरेडी मैं बहुत ज्यादा ले आई। अब अगर आपके दिमाग में चीज सेट हो गई हो, माय क्वेश्चन भी, अब वो यहां से नहीं, कार्बो एनाइन सोचिए, दिमाग लगा लीजिए कार्बो एनाइन क्या होता है। कार्बन पर नेगेटिव, राइट। मुझे बताइएगा सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी कार्बो एनाइन, सोच के, स्लाइड पे है मैं दिखा दूंगी, बट मुझे सोच के चाहिए। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्बो एनाइन कौन से में ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी और क्यों, क्यों? उसमें डीलोकलाइजेशन नहीं होती, क्या होता है वो चाहिए। बाकियों में क्या होता है, नहीं होती पे तो आंसर नहीं आता ना। यस, बाकियों में लोकलाइजेशन हो जाती है इंडक्टिव के कारण, प्राइमरी में ज्यादा लोकलाइजेशन नहीं होती। वो मेरा
स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। ये आपके टेस्ट का हिस्सा था। शायद मैंने इस बैच में कार्बो एनायन स्टेबिलिटी ना दिया। इस बैच के 2 सेट थे, सी और डी। मुझे याद नहीं मैंने कार्बो एनायन स्टेबिलिटी, जब क्योंकि मेरे को आसान लगता है मैंने नहीं दिया, उन बैचेस में गया है। तब भी आपको बताया था कार्बो एनायन, यहाँ बिल्कुल सब कुछ उल्टा, जो भी किया उसको पलट दो। लेकिन इसमें वो सारा कुछ नहीं है, एफएमई सीपीएम कुछ भी नहीं है। सिंपल वाला फैक्ट जो कार्बो एनायन पे मैं मतलब मुझे याद नहीं आता, लास्ट ईयर पे मैंने 5 मिनट से ज्यादा बात की है। सीधे डीबीबी टेक्स केयर, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट से लोकलाइजेशन प्राइमरी, और अगर सेकेंडरी होता उसमें दो इंडक्टिव और ज्यादा लोकलाइजेशन, टर्शरी होता और भी ज्यादा localization. That's why stability of this. This is my NCERT. This is my subjective GOC test preparation. उसको अगर मैं लगाऊं, इसमें भी लॉजिक तो वही है, नेगेटिव चार्ज जितना डिलोकलाइज हो गया उतना स्टेबल, जितना लोकलाइज हो गया उतना अनस्टेबल। कोई भी इसको भी नोट नहीं कर रहा, सिर्फ मुझे जस्टिफाई करके दो ऑर्डर सही है। मैं इसे पढ़ाती नहीं, मैंने लास्ट ईयर भी नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ दिखाया है ऑर्डर सही है। कुछ खटक रहा है तो ही नहीं। इसके अंदर डीलोकलाइजेशन, इसके अंदर और ज्यादा डीलोकलाइजेशन, सब कुछ सेम है, बस मैंने पहली स्लाइड में पॉजिटिव चार्ज लगा के दिखाया है। इसमें डीलोकलाइजेशन, इसमें कम डीलोकलाइजेशन, इसमें बिल्कुल भी डीलोकलाइजेशन ना। तो इसमें हाइपरकॉन्जुगेशन ना हाइपरकॉन्जुगेशन एनायंस में होती के टाइम में। एनायन में पढ़ाऊं क्या, ना एफएमई है ना सीपीएम है ना इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन है। फिर क्या बचा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ड्यू टू इंडक्टिव और रेजोनेंस। बस एक रेजोनेंस एक्सट्रीम बच गई, एक इंडक्टिव, कुछ बचा है। मैं क्या वैरायटी लाऊं, वो ये दोनों मैंने प्राइमरी कार्बो एनायन दिए। बहुत बहुत लेस कवरेज मिलने वाली है इसके ऊपर, क्योंकि ये हीरो ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है, वो तो गया। एक गिनती के 2 रिएक्शन है पूरे 2 साल में जिसमें कार्बो एनायन लगता है। ये क्यों है, ये ऑर्डर है। पहले में कंप्लीट डिलोकलाइजेशन, इसमें रेजोनेंस है ही नहीं, तो मैं इसमें क्या बोलूं, क्या है कि क्या वैल्यू रहेगी। इसमें रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस नहीं। नीचे वाला ये इग्नोर होता है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव वो लेता है चार्ज फेवरेबली जो खुद नेगेटिव है। sp3, sp2 और sp, कौन ज्यादा नेगेटिव है, sp। वो अपने पे नेगेटिव चार्ज फिर भी ले लेगा, पसंद तो उसको भी नहीं है, चार्ज तो किसी को पसंद नहीं। तो वही ऑर्डर आ गया यहाँ पे, ठीक है। मैंने sp3 नहीं बनाया, बड़ा ऑब्वियस है, वो हो गया ऊपर। आउटपुट ये आखिरी के 5 मिनट से आना है। कहीं आप ये सोच रहे हो जल्दी छूटे क्लास, ना, आउटपुट इससे आना है। जो अब आपके दिमाग पे प्रेशर उल्टा पड़ रहा है। मैंने फर्स्ट ज्यादा स्टेबल बताया, फिर सेकंड कुछ अलग कलर से लिखा है, तो कुछ होगा जो मुझे आपको दिखाना है। जस्ट चेक, कुछ है नहीं ऐसा। हाइपर कॉन्जुगेशन की आदत पड़ गई, डबल बॉन्ड के पड़ोस में CH3 रेजोनेंस, बट कौन सा, -N +M। अब +M वाला यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। +M वाला +N दे रहा है, उसको पास पहले ही नेगेटिव है, तुम्हारा नेगेटिव नहीं चाहिए, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं चाहिए। कार्बोकेटाइन में ये तुम सबसे ज्यादा स्टेबल बताते थे, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज अपने तक ले आया। यहाँ उल्टी गंगा बह रही थी, इसीलिए कार्बो एनायन में बस सोचना थोड़ा ध्यान से होता है कि अगर यही मैंने कार्बोकेटाइन दिया होता, तुमने इसको मोस्ट स्टेबल बताना, क्योंकि वहां पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव मिल रहा है, वेरी हैप्पी। यहाँ पहले ही रिच है भाई, नहीं चाहिए तुम्हारा +M। हम पहले ही अपने नेगेटिव से दुखी हैं, तुम ऊपर से +M और लगा दो और कंट्रीब्यूट कर दो। हम उसे डीलोकलाइज करने की सोच रहे हैं, आप उसको लोकलाइज कर सकते। दिस इज जस्ट रिवर्स। तो जिसको कार्बोकेटाइन आ गया, जिसमें सब कुछ था, सीपीएम एफएमई पता नहीं क्या क्या, एरोमेटिसिटी वगैरह, वो जो कराया भी नहीं, उसमें कुछ भी नहीं खास आने लगा। तो इसमें सिर्फ क्या आना है, जिसको पहले तो मोस्ट स्टेबल में रखते थे उसको लीस्ट में रखना पड़ेगा।
जैसे कि नॉर्मली टर्शरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल और टर्शरी कार्बोनाइन लीस्ट स्टेबल, जस्ट उल्टा ऑर्डर, जस्ट उल्टा। ना इसमें हाइपोकॉन्जुगेशन होना, कुछ होना ही नहीं। ये मैं करा चुकी हूँ, जस्ट दिखा रही हूँ। ये मेरे टेस्ट पेपर में भी था, ये मैंने तब भी कराया था, बट स्टिल, क्योंकि जब मेरे को एप्लीकेशंस इफेक्ट के साथ एग्जांपल्स लेने थे तो मैं यही लिए जा रही हूँ। रिलोकलाइजेशन, अब आप सोचिए ये एक इलेक्ट्रॉन क्या है, इसको चाहे आप पॉजिटिव चार्ज सोचो चाहे नेगेटिव, अभी बताऊंगी क्या सोचना है, बट अगर अभी कुछ भी सोचो नहीं ध्यान आ रहा है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये तो पता है ना इस कार्बन पे इसका एक इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर्ड कभी रहना नहीं चाहता, इसको एक पेयर कहीं से चाहिए, वो मिल नहीं रहा, तो कोई और इस दर्द को ले ले भाई। यहाँ कॉन्जुगेशन रेजोनेंस कितनी है, सिर्फ इतनी, यहाँ कितनी है, इतनी, यहाँ है ही नहीं, कुछ तो है, तो क्या है इसके अंदर ध्रुव, कोई इफेक्ट है इसमें, फ्री रेडिकल पे हाइपरकॉन्जुगेशन होता है। कोई बात नहीं, इतना कुछ सोचना है ये आपके लिए पहली बात, राइट, बस सोचना है। इसमें हाइपरकॉन्जुगेशन है वो तो मैंने पूछ लिया क्यों क्या, बट आंसर तो आपका आ चुका है। मेरा तो काम ये है कि नॉक नॉक करती रहूं, तो स्टेबिलिटी तो बड़ी इजी हो गई, बट बात करनी है हाइपरकॉन्जुगेशन कोई क्यों ही देखे, क्या मैं इसको तीनों को बेंजाइल फ्री रेडिकल बोल सकती, पहले भी बोल चुकी हूँ इसको, स्टेबिलिटी ठीक लगा रखी है। अब इसमें कुछ और तो होता ही नहीं, टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी, इसमें कोई हाइपरकॉन्जुगेशन उस तरह का नहीं है, मतलब ये बड़ा बड़ा क्लियर है कि इसमें अगर मैं देखूं रिलोकलाइजेशन है जी, बिल्कुल है, वो तो सब में ही है, उसे तो भूल जाओ। रेजोनेंस तो तीनों में सेम है, तीनों बेंजाइलिक बोलने का मतलब क्या है, प्लीज डोंट सी रेजोनेंस, एडेड फैक्टर्स, इसमें 3 अल्फा एच, इसमें तो अपने आप ये ज्यादा स्टेबल, तो मेरी तरफ से रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के लिए ये मेरा होमवर्क मुझे दिखाना नहीं था, ये मैं ट्रेंड भी दे चुकी हूँ, ये विल बी रिक्वायर्ड ओनली इन +2, ये +2 में आएगा, जरूरत होगी, बट ये आप कर चुके हैं, ये पिछले जितने भी मैंने ट्रेंड्स बताए ये उसका कंक्लूजन,